स्टूडेंट तो करते हैं 1 घंटे में फाइनल टर्म की तैयारी। इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक ENG 502। तो दोस्तों चलती हैं सिंटेक्स चैप्टर नंबर 23 की तरफ, सिंटेक्स 2। तो दोस्तों इसमें पढ़ते हैं सरफेस स्ट्रक्चर की तरफ। सरफेस स्ट्रक्चर के क्या कहते हैं सर? दोस्तों जैसे देखें, जो सरफेस लेवल पे जो हमें किसी सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमारा सरफेस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो अपेरेंटली हमें जो मीनिंग कन्वे हो रहता है वो हमारा सरफेस स्ट्रक्चर होता है, जिससे हमें जो आपका सेंटेंस रिफ्लेक्ट कर रहा होता है वही उसका मीनिंग हो, वो हमारा सरफेस स्ट्रक्चर सेंटेंस का। जैसे देखिए, चार्ल्स ब्रोक द विंडो, ठीक है। इसमें हमें क्या मीनिंग करना है कि चार्ल्स ने विंडो तोड़ दिया। द विंडो वॉज ब्रोकन बाय चार्ल्स, सिंपल। इसमें भी वही मीनिंग कन्वे कर रहा है कि विंडो किसने तोड़ी है? चार्ल्स ने तोड़ी है, इन अ सेम वे। अब डीप सेंटेंस स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर क्या होता है कि दोस्तों इसमें हमें डीपली मतलब जो इनर वाला मतलब सेंटेंस को रीड आउट करने के बाद फिर उसमें से मीनिंग अपना ड्राइव करना होता है कि इसमें कन्वे क्या कर रहा है। तो सेम जैसे देखिए, फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमें बिल्कुल क्लियर होता है कि एक शख्स ने विंडो तो तोड़ दी है। दूसरे वाले में देखें, विंडो वॉज ब्रोकन बाय चार्ल्स। अब इसमें हमें डीप स्ट्रक्चर उसका अंडरस्टैंड करना पड़ा था कि इसमें क्या विंडो किसने तोड़ी, मतलब मीनिंग तो दोनों में सेम कन्वे हो रहा है, लेकिन हमें फिर भी उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको मीनिंग को समझना पड़ा और डीपली उसको ऑब्जर्व करना पड़ा उसके स्ट्रक्चर का, और फिर हमें उसका मीनिंग को ड्राइव करना पड़ा। तो ये डीप सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। और एम्बिगुअस सेंटेंस एम्बिगुइटी। सेंटेंस स्ट्रक्चरल एम्बिगुइटी क्या होती है दोस्तों कि हम एक सेंटेंस होता है उसमें एक से ज़्यादा मीनिंग, एक दो या दो से ज़्यादा मीनिंग कन्वे, दो या तीन आइडियाज़ कन्वे होते हैं और उनमें एम्बिगुइटी होती है, ठीक है। उसमें मतलब आप क्लियर नहीं हो पाती कि मतलब एक काम किस शख्स ने कैसे किया। जैसे यहाँ पे देखिए, एना हैड एन अम्ब्रेला एंड शी बम्प इनटू अ मैन विद इट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें हमें ये लगा कि अम्ब्रेला एना के पास, और वो क्या कि एक बम शी बम्प इनटू अ मैन विद इट, और वो एक आदमी के ऊपर गिर गई थी उसके साथ, ठीक है। किसके साथ? अम्ब्रेला। अब हमें यहाँ पे कि अम्ब्रेला के साथ गिर गई थी। अब देखिए, एना बम्प इनटू अ मैन एंड द मैन हैपन्स टू बी कैरी एन अम्ब्रेला। हमें लग रहा है कि एना उसके ऊपर गिरी है और आदमी ने अम्ब्रेला कैरी की थी। तो ये हमारे पास क्या है? एम्बिग्विटी, सेंटेंस स्ट्रक्चर की एम्बिग्विटी है। हमें मीनिंग नहीं अच्छे से कन्वे हो पा रहा कि कौन गिरी, कैसे गिरी और अम्ब्रेला किसके पास थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सिंबल्स यूज इन सिंथेटिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में हम लोग सेंटेंस के लिए एस यूज़ करते हैं, नाउन फ्रेज के लिए एन नाउन के लिए होता है, पी फ्रेज के लिए होता है। इस तरफ से ART आर्टिकल के लिए होता है, V वर्ब के लिए होता है, VP होता है वर्ब फ्रेज के लिए होता है, PP प्रपोजिशन फ्रेज के लिए होता है। दोस्तों आगे हम देख लेते हैं, ये आप याद रखें, पेपर में अक्सर पूछे जा सकता है। अम्ब्रेला ट्री डायग्राम। अम्ब्रेला ट्री डायग्राम कहते हैं, जैसे सिंपल है। जैसे देखिए, अभी हम लोगों ने डिफरेंट पढ़े हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं द गर्ल, यहाँ पे द किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर्टिकल को। नाउन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? आर्टिकल को। हमारे पास यहाँ पे रूट किस चीज़ की बन रही है? नाउन, और MP नाउन फ्रेज की बन रही है। तो ये हमारा, इसे बोलते हैं लेबल ट्री डायग्राम। तो दोस्तों ये पेपर में अक्सर आ जाती है, आपने बहुत अच्छे से याद है। इसमें द मोस्टली सेंटेंस स्ट्रक्चर तो कैसे, जैसे देखिए दोस्तों, आपने हमेशा यहाँ तक नाउन फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है, वर्ब और नाउन फ्रेज मिलके सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे देख लेंगे यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे आ डॉग, ये नाउन फ्रेज था, फिर हमारे वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज मिलके अगर बनेगा तो VP बनेगा। तो नाउन फ्रेज और VP को मिलाएंगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बन देगा हमारे पास। आगे देख लेते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलता है। नेक्स्ट चैप्टर में देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर 3, रूल ऑफ सिंथेटिक डिस्क्रिप्शन। इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों फ्रेज स्ट्रक्चरल रूल। फ्रेज हम लोग जैसे NP VP पढ़े थे दोस्तों, ये पेपर में आ सकता है अपने बहुत अच्छे। सेंटेंस किसका कॉम्बिनेशन है? NP और VP का होता है। जबकि आपका नाउन फ्रेज कैसे बनता है? जिसमें आर्टिकल हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो और प्रोनाउन हो, ये हमारा मिलकर बनाते हैं नाउन फ्रेज। और VP हमारा कैसे बनता है? वर्ब फ्रेज कैसे बनता है? जिसमें हमारे पास या तो वर्ब आ जाए या फिर हमारे पास नाउन फ्रेज आ जाए या PP आ जाए या फिर एडवर्ब आ जाए। तो ये एट द एंड हमारे पास क्या बनाएंगे? वर्ब फ्रेज बनाएंगे। इस तरह प्रपोजिशन फ्रेज में VP होता है, ठीक है, PP होता है प्रपोजिशन फ्रेज। ये कैसे बनता है? ये नाउन फ्रेज से बनता है और नाउन फ्रेज और प्रपोजिशन फ्रेज से मिलके बनता है PP प्रपोजिशन फ्रेज। ये अगर आप टेबल याद कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। अब ये देखिए, मैरी और जॉन दोनों बेसिकली सिंपल हमारे पास प्रपोजिशन प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आगे देख लें दोस्तों, आर्टिकल है, ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। प्रपोजिशन कौन थे, वर्ब कौन थे वाले, आर्टिकल्स कौन थे। आर्टिकल आपको पता है आ, एन और द होते हैं। इनके दीज रूल जनरेटेड ग्रामेटिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर। दोस्तों ये वाले अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसका ट्री डायग्राम बना लेना, पेपर में अक्सर पूछे जा सकते हैं। बहुत सिंपल है ये डायग्राम इनके।
जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये पेपर में आपको पूरा आ डॉग, जैसे मैंने बोला था आ डॉग मिलके नाउन फ्रेज बनाएंगे, और ये देखिए तीन एट द एंड फिर वीपी बनाएंगे, वीपी और एनपी मिलके सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। आगे देते बैक टू रिकर्शन बैक टू रिकर्शन टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी इसमें क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग सिंपल देख लेते हैं बैक टू रिकर्शन में। तो दोस्तों बैक टू रिकर्शन में हम क्या करते हैं, हमारे ट्रेडिशनल ग्रामर में जैसे एक सेंटेंस का कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का, लेकिन इसी ट्रेडिशनल ग्रामर में हम सेंटेंस को हम किसको लेबल करते हैं, एज अ क्लाउज से क्लॉज कहते होते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस को ट्रेडिशनल ग्रामर में यानी कि पुरानी जो ग्रामर थी उसमें हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉज कहते होते हैं। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर में तो दोस्तों इसकी शॉर्ट फॉर्म है टी रूल्स भी कहते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रूल भी कहते हैं। इसमें दोस्तों दो तरह, इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक हमारा डीप स्ट्रक्चर मीनिंग होता है और एक सरफेस स्ट्रक्चर मीनिंग होता है। डीप स्ट्रक्चर मीनिंग जो हमारा अंडरलाइंग मीनिंग होता है, कोई सेंटेंस के बारे में सबसे पहले हमारे जो भी सेंटेंस हम अटर करते हैं वो हमारा सरफेस लेवल होता है, जो उसका मीनिंग हम अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं अपने दिमाग में, उसका मीनिंग जो लाते हैं, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बोला जा रहा होता है और उसका जो मीनिंग हमारे माइंड में आ रहा होता है वो डीप स्ट्रक्चर मीनिंग होता है, ये अंडरलाइंग मीनिंग होता है। आगे देख लेते हैं सम टाइप्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन की कहते हैं कुछ टाइप भी, एक में डिलीशन है। डिलीशन क्या होता है, आ सेंटेंस दैट अंडरगोस अ ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट हैव द सेम मीनिंग एज द सेंटेंस फ्रॉम विच इट वाज ड्रिवन। डिलीशन में कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर वही वाला मीनिंग कन्वे कर रहा होता है जो उसका जो सेंटेंस एज इट इज रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। आ सेंटेंस दैट गोज ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट हैव द सेम मीनिंग एज द सेंटेंस फ्रॉम विच इट हैज ड्रिवन। कहते हैं डिलीशन में क्या होता है, मीनिंग आपको सेंटेंस वही वाला कन्वे कर रहा होगा जहाँ से वो जो बात वो कन्वे करना चाह रहा है, ये डिलीशन कहलाता है हमारा, ठीक है। इंपैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं नेवर चेंज मीनिंग। इंपैरेटिव में क्या कहते हैं, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होती है इसमें मीनिंग हमारा चेंज नहीं होता, मीनिंग रिमेन्स द सेम, और इसमें भी हमारा मीनिंग सेम ही रहता है, ठीक है। इसे इंपैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ऑन इंदर्शन ट्रांसफॉर्मेशन ही न्यू शी वॉज हेयर, ही न्यू दैट शी वॉज हेयर, ठीक है। मतलब इसमें भी हमारा कोई ऐसा इंदर्शन होती है, मतलब इसमें हम कोई चीज़ ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ही न्यू दैट, यहाँ पे हमने दैट का इजाफा किया। जैसे देखिए ही वोंट्स द रेस इन ही वोंट्स द रेस इज़ हिस्ट्री, दैट्स ही वॉन्ट द रेस इज हिस्ट्री, मतलब इंसर्शन होती है, इसमें हम कुछ ना कुछ ऐड कर रहे होते हैं। आगे देखते होते सब्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन। सब्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों, कि हम इसमें एक वर्ड को किसी चीज़ दूसरी चीज़ के साथ रिप्लेस कर देते हैं। जैसे नाउन है ना, यहाँ पे टॉनी को हम लोग क्या करेंगे, इससे हम नॉमिनाइजेशन कर देंगे, मतलब इसका नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ कर देंगे। जैसे ही वॉज द बेस्ट, ठीक है। टॉनी को हमने रिप्लेस कर दी ही के साथ, तो ये सब्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आगे देखते हैं पर्टिकुलर मूवमेंट। particular movement take place in a construction which is made up of the verb and particle। कहते हैं जो कुछ जो हमारे जैसे होते हैं ना, ऑफ हमारे पास कुछ प्रपोजिशन वर्ड्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ऐसे कहते हैं, उनसे मिलकर जो चीज़ बनती है वो हमारे पार्टिकल मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे लुक द नंबर ऑफ, ठीक है, लुक द नंबर ऑफ। अब यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल मूवमेंट क्या हो रही है, ठीक है, जैसे द और अप है, ठीक है, ये हमारे पार्टिकल मूवमेंट में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी चीज़ को डेमोस्ट्रेट करें, बयान को, जैसे दिस दैट दीस टूस, ये हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ऑब्लिगेटरी मूवमेंट विद रिफ्लेक्सिव एज ऑब्जेक्ट, ऑब्लिगेटरी मूवमेंट, ठीक है। जैसे जैन लेट्स हरसेल्फ आउट, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे ऑब्लिगेटरी ज़रूरी होता है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई मूवमेंट आपको शो हो रही थी। जैसे जॉन ने क्या किया, जॉन ने अपने आप को बाहर जाने के लिए इनकी तैयार किया कि बाहर जाने के लिए वो निकली। ऑब्लिगेटरी होती है इसमें मूवमेंट, और आपने कुछ ना कुछ करना ही होता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ द मैनर कि कोई काम आप कैसे करते हो, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर कोई काम आपने किस तरीके से किया, ठीक है, ये हमारे इसमें आ जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर में। आईसी एनालाइज को देख लेते हैं हम लोग, किस में आता है दोस्तों, आईसी एनालाइज इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस आईसी के लिए स्टैंड करते कहते द मेथड ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट वाज फर्स्ट मेंशन बाय लियोनार्ड ब्रूमफील्ड। कहते हैं लियोनार्ड ब्रूमफील्ड ने इसका आईसी कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस जो है ना, ये लियोनार्ड ब्रूमफील्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और कहते हैं फर्दर इसको
रोनन वॉल ने इसको फिर फर्दर इसको डेवलप किया था, ठीक है। आईसी एनालिसिस इज़ टू कट सेंटेंस इनटू, कहते हैं इसमें सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, एंड देन कट दीज पार्ट इनटू 2 आर कॉन्टीन्यूसली सेगमेंटेड द स्मॉलेस्ट। कहते हैं इसमें हम क्या कहते हैं, सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इतने पार्ट्स में जितना पॉसिबल हो सकता है पार्ट्स में डिवाइड करके हम क्या कहते हैं कि पॉसिबल मतलब पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं जिससे बिल्कुल छोटे हिस्से तक पहुँचे। ये हमारा आईसी एनालिसिस होता है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूट एनालिसिस होता है, जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर में देख लें कि मतलब हम कैसे नाउन सेंटेंस से हम एनपी वीपी बनाते हैं, वीपी से फिर हम नीचे आर्टिकल, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और फिर हम उस तक पहुँच जाते हैं। तो ये हमारा बेसिकली होता है कॉन्स्टिट्यूटिव आईसी एनालिसिस होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं आईसी एनालिसिस में। जैसे ये देखिए हमारे एट द एंड फिर भी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के लेवल पर होते हैं, आर्टिकल होता है, फिर एडजेक्टिव है, फिर हमारा नाउन है, वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। वर्ब के बाद आर्टिकल और फिर गर्ल, ये सब मिलके एट द एंड हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। सिमेंटिक्स 1, सिमेंटिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। कहते हैं ग्रीक वर्ड सिमेंटिक जो वर्ड है वो ग्रीस से निकला है, सीमा नाउन है विच का मतलब है सिंबल आर साइन, ठीक है। और वर्ब इज द सिमाइनो विच मीन सिग्निफाइंग द सिंबल ऑफ द सिनोनिम ऑफ द सीमा इज, कहते हैं इसका सिनोनिम जो वर्ड है सीमा का सिनोनिम लिंग्विस्टिक में साइन के कहते हैं। सॉसर एक बंदा है, ठीक है, कहते हैं 1960 में इसने क्या कहा था, लिंग्विस्टिक साइन कंसिडर एज अ सिग्निफायर। कहते हैं जो साइन है ना उसने सिग्निफायर कहा था। वो कहते हैं कोई भी जो सिंबल होता है, कोई भी चीज़ होती है ना, वो सिग्निफायर पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, इन अ सॉर्ट ऑफ अ साउंड एंड देन सिग्निफाइड। कहते हैं जब सिग्निफायर कर रही होती है ना वो चीज़, फिर वो साउंड की फॉर्म है, तो साउंड के बाद वो सिग्निफाइड कर देती है, ठीक है। मतलब उसकी इमेज हमारे सामने लेते, साइन होता है, सिग्निफायर होता है, सिग्निफाइड होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हेलिडे 1955 में उसने टर्म को सिमेंटिक्स कहा था, ठीक है। हेलिडे ने 1958 में, ये भी पेपर में आ सकता है, सिमेंटिक्स की ये जो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी हेलिडे ने, कहते वॉज नॉट सिंपली रेफर्स टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड। कहते हैं हम लोग हेलिडे ने कहा था कि सिर्फ मीनिंग ऑफ द वर्ड नहीं है, सेंटेंस सिगमेंटिक्स जो है ना वो मीनिंग ऑफ वर्ड नहीं है, बल्कि क्या है, द सिस्टम ऑफ मीनिंग ऑफ अ लैंग्वेज, कि एक लैंग्वेज में जो सेंटेंस जो मीनिंग का जो सिस्टम है ना वो हमारा सिमेंटिक्स कहलाता है। आगे द टाइप ऑफ मीनिंग, कहते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग होते हैं। सबसे पहले लेक्सिकल मीनिंग, सिमेंटिक वैसे याद रखिएगा स्टडी ऑफ मीनिंग होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। किसी भी सेंटेंस, किसी भी लैंग्वेज में एक वर्ड का जो मीनिंग होता है वो सिमेंटिक की स्टडी कहलाता है। लेक्सिकल मीनिंग बोलते हैं, लेक्सिकल मीनिंग होता है वर्ड के मीनिंग को कहते हैं। जो एक लैंग्वेज में एक लैंग्वेज का एक जो वर्ड होता है उसके मीनिंग की स्टडी को कहते हैं लेक्सिकल मीनिंग। ग्रामेटिकली मीनिंग बोलते हैं कि जो ग्रामर के लिहाज से एक वर्ड आपको मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो ग्रामेटिकली, उसके लिहाज से जो मीनिंग कन्वे कर रहा होता है वो हमारा ग्रामेटिकल मीनिंग होता है। रेफरेंशियल मीनिंग कहते हैं ऑल्सो डिनोटेटिव मीनिंग, डिस्क्रिप्टिव मीनिंग, कंसेप्चुअल मीनिंग। रेफरेंशियल मीनिंग क्या होता है दोस्तों, जो हमारा डिनोटेटिव डिक्शनरी मीनिंग होता है, ठीक है, जो एक चीज़ को रेफर कर रहा होता है, ठीक है, वो हमारा रेफरेंशियल मीनिंग। को कॉनोटेटिव मीनिंग होता है जो एसोसिएटिव मीनिंग। जैसे देखो दोस्तों, हमारे पास हम लोग घर है ना, घर को हम जैसे जन्नत भी कहते हैं ना, तो ये हमारा कॉनोटेटिव मीनिंग होगा, ठीक है, कि हमारे यहाँ जैसे माँ है, माँ को हम जन्नत कहते हैं, माँ का मदर आपको पता है, वैसे फीमेल लेडीज़ का डिक्शनरी मीनिंग होगा, डिनोटेटिव मीनिंग होगा इसका। ये रेफरेंशियल मीनिंग होगा वो हमारा क्या, माँ का होगा अ लेडी, ठीक है। और जो हमारा कॉनोटेटिव मीनिंग होगा, हमारा कॉनोटेटिव मीनिंग होगा जो एसोसिएटिव मीनिंग होता है, जो डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता, ठीक है, जो आपके जिसे कहते हैं ना एसोसिएशन पे बेस्ड मीनिंग होता है, तो वो हमारा कॉनोटेटिव मीनिंग। सोशल मीनिंग क्या होता है, सोशल, इसे बोलते हैं स्टाइलिस्टिक मीनिंग भी होता है, ठीक है, स्टाइलिस्टिक सोशल मीनिंग, स्टाइलिस्टिक मीनिंग भी कहते हैं लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन कन्वे अबाउट सर्टन सोशल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे सोशली, जैसे हम लोग जैसे वी का बनाते हैं विक्ट्री, ठीक है ना, विक्ट्री, तो ये सोशल मीनिंग इसका क्या है, विक्ट्री है। इमोटिव और रिफ्लेक्टिव मीनिंग, कहते हैं ये ऐसा मीनिंग है जो रेफर करते हैं इफेक्टिव मीनिंग, कोई भी चीज़ होता है उसे, ठीक है, जैसे कोई सोशल मीनिंग एंड रिफ्लेक्टिव मीनिंग टुगेदर आर सिमिलर कॉल्ड कॉन्वर्जेंट मीनिंग। रिफ्लेक्टिव और इमोटिव मीनिंग, ठीक है, ये वो हाईली जिसे कहते हैं ना कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इमोटिव या फिर रिफ्लेक्टिव मीनिंग या कॉनोटेटिव मीनिंग भी कहते हैं, ठीक है, जो एक वर्ड से एक चीज़ से एसोसिएट मीनिंग होता है। जैसे वाइट फ्लैग है, ठीक है, आपको पता है ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट, का कॉनोटेटिव मीनिंग होता है पीस होता है, ठीक है। माइट भी कहीं पे ये इसका मीनिंग हो बैड भी हो, जैसे रेड कलर होता है स्पिरिट्स के लिए भी होता है ना, बैड का भी सिंबल होता है, ठीक है।
ये फायर का सिंबल होता है, तो ये हमारा कॉनोटेटिव मीनिंग हुआ। रिफ्लेक्टिव मीनिंग कहते हैं रिफ्लेक्टिव मीनिंग सर्टन एसोसिएशन विद अनदर सेंस ऑफ द सेम एक्सप्रेशन। कहते हैं एक ही चीज़ से आपका दो सेंस जो जुड़ी होती है, दूसरी सेंस जुड़ी होती है, वो हमारा रिफ्लेक्टिव मीनिंग में आ जाता है, ठीक है। एसोसिएट, जैसे एक ही मैंने भी बोला वाइट कलर है ना, उससे हम पीस का सिंबल, जैसे पिजन है, पिजन हमारे यहाँ एक बर्ड भी है ना, उसका दूसरा मीनिंग हमारे पास पिजन का मीनिंग क्या होता है, पीस भी है। पीस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग पिजन को यूज, ये रिफ्लेक्टिव मीनिंग होता है। थीमेटिक मीनिंग होता है डोनेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मीनिंग इन टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर। कहते हैं एक पूरी सिचुएशन बना के फिर उसमें वो मीनिंग आपको कन्वे करना, थीमेटिक मीनिंग करना। जैसे एक ड्रामा है ना, जो स्टोरी आप जनरेट करते हो और फिर उसमें से आप कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रहे होते, वो आपका थीमेटिक मीनिंग आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल डिनोटेटिव मीनिंग, फिर हमने बताया कॉन्सेप्चुअल मीनिंग या डिनोटेटिव मीनिंग। सिंपल आपने याद रखना, जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो दोस्तों हमारा डिनोटेटिव मीनिंग होता है। तब जैसे देखो मैंने भी बताया कि हाउस, हाउस आप अगर हाउस की बात करोगे तो हाउस हमारा क्या होगा, जो ब्रिक्स का बना होगा, ठीक है, जिसमें किचन रूम ये सारी चीज़ें होंगी। मटीरियल जैसे कहते हैं ना वो कंस्ट्रक्शन मटीरियल को यूज़ करते हुए, सैंड मड को इस्तेमाल करते हुए घर बनाया जाएगा, वो डिनोटेटिव मीनिंग में आ रहा है। और एसोसिएटिव कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होगा, अगर घर के नाम लेंगे तो कॉनोटेटिव हमारा कॉनोटेटिव, या फिर एसोसिएटिव मीनिंग क्या होगा, घर हम कहेंगे जन्नत को, क्योंकि ये हमारी अटैचमेंट है, एसोसिएशन है किसी घर से। हम ये नहीं करेंगे कि चार वो उसकी दीवार का बना होता है, ईंटों का बना होता है, सीमेंट का बना होता है, ये हमारा डिक्शनरी मीनिंग है। बिल्कुल डिक्शनरी में घर जो है ना, हाउस इसी को कहते हैं। लेकिन एसोसिएटिव मीनिंग घर में क्या, किससे एसोसिएटिव मीनिंग में, जैसे माँ है ना, माँ का मैंने मदर बोला था ना, कोई लेडी होती है, ये डिनोटेटिव रिफ्लेक्टिव मीनिंग क्या होगा कि वो जन्नत है, ठीक है। Preposition meaning. Preposition meaning is a type of meaning that came from the context within which the sentence is used, ठीक है। इसे preposition meaning कहते हैं। ऐसा meaning होता है जो कहते हैं एक सिचुएशन में आपको meaning कन्वे कर होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ दोस्तों, जैसे देखिए मैं बोलती हूँ अगर फॉर एग्जांपल मैं क्लासरूम में पढ़ा रही होती हूँ, एक स्टूडेंट लेट आता है, मैं उसे कहती हूँ प्रिंसेस प्लीज़ कम इनसाइड, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने अब प्रिंसेस उस लड़की को किस सेंस में, किस सिचुएशन, किन कॉन्टेक्स्ट में मैंने उसको इरोनिकली, अब आप समझते हो ना, मैंने इरोनिकली उसे बुलाया, और आप और मैं जो स्टूडेंट उस सिचुएशन का पार्ट थे, मैं और स्टूडेंट, और वो जो थर्ड पर्सन जो लेट आई है वो इस सिचुएशन का पार्ट थे, और आप बड़े अच्छे से फीमेल होगा कि मैंने उसको प्रिंसेस किस सिचुएशन, किस कॉन्टेक्स्ट में बुलाया, तो ये हमारा प्रपोजिशनल मीनिंग होगा, ठीक है, कि आप कौन सा मीनिंग किस कॉन्टेक्स्ट में उसको क्या कन्वे करवाना चाह रहे हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम दोस्तों। द प्रोसोडिक मीनिंग। प्रोसोडिक मीनिंग कहते हैं, प्रोसोडिक इज द स्टडी ऑफ द टून एंड रिदम ऑफ द स्पीच। अच्छा दोस्तों, इसमें देखो ये राइम, ये हमारी टून और रिदम ऑफ स्पीच के, हम एक सेंटेंस स्पीच को किस तरीके से कन्वे कर, ये हमारा प्रोसोडिक मीनिंग होता है। दोस्तों मैं इसको बहुत अच्छे से आपको एग्जांपल देती हूँ। आप सबने पीके मूवी देखी होगी, उसमें जब पीके अरेस्ट होता है तो आपको पता है वो एक कहते हैं कि जब अरेस्ट हो जाता है, जेल में जाता है, तो वो तब एक सेंटेंस यूज़ कर, एक बल्कि वर्ड यूज़ करता है। कहते हैं कि इंसान कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, कि मतलब एक वर्ड को कितने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते होते हैं। जैसे अच्छा वर्ड, ठीक है ना, अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर कहते हैं अच्छा, तो मतलब इस तरह डिफरेंट सिचुएशन में आप एक वर्ड को कैसे यूज़ करते हो, तो ये हमारा क्या होता है, इसे हम ट्यून और रिदमेटिक ऑफ स्पीच से, कि किस तरह वर्ड को स्ट्रेस दे के अनस्ट्रेस बना के हम डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग अपना कन्वे करवा रहे थे। एक अच्छा का मतलब होता है ओके, एक अच्छा का मतलब मैं पूछूंगा तुमसे, ठीक है, तो अच्छा ऐसा भी है इसका मतलब है, ठीक है। तब ये डिफरेंट मीनिंग आपकी कन्वे करते हैं, ये हमारा प्रोसोडिक मीनिंग में आ जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों सिमेंटिक फीचर्स। सिमेंटिक फीचर्स में दोस्तों हम क्या करते हैं कि सिमेंटिक एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, एनपी का, वीपी का, एंड अल्टीमेटली एनपी और वीपी मिलके सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारा। आगे देख लेते हैं सिमेंटिक्स रूल। सिमेंटिक्स रूल कहते हैं, सिमेंटिक्स रूल्स इज द अंडरलिंग रिलेशनशिप दैट द पार्टिसिपेंट हैव विद द मेन वर्ब इन अ क्लॉज। कहते हैं कि जो हमारा सिमेंटिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, उसमें हमारा जो है ना वर्ब जो होता है मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर में मेन रोल प्ले कर रहा होता है। बिकॉज वर्ब फ्रेज ही होगा तो अल्टीमेटली नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज मिलकर ही हमारा अल्टीमेटली सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। एजेंट क्या होता है दोस्तों, एजेंट देखते थे, इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जा सकता है। एजेंट इज द सेमेंटिक रोल ऑफ अ पर्सन, थिंग्स आर थिंग हु इज़ द डोयर ऑफ एन इवेंट। एजेंट कहते हैं जो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो काम करने वाला होता है, जिससे सब्जेक्ट कह सकते हैं हम लोग, वो हमारा क्या होगा, एजेंट कहलाएगा, ठीक है। जैसे अली एट्स एप्पल, तो यहाँ पे काम करने वाला को है अली, तो क्या काम कर रहा है, एप्पल खा रहा है, तो ये हमारा एजेंट कहलाएगा। आगे देख लेते थीम। Another role is taken by the ball. Another role is taken by the ball that entirely involve a
इन आर अफेक्टेड बाय द एक्शन, ठीक है। जो चीज़ अफेक्ट हो रही है किसी एक्शन की वजह से, वो हमारा थीम कहलाता है। जैसे मैंने बोला अली एट्स एप्पल, यहाँ पे इफेक्ट ये हो रही है, एप्पल हो रही है, तो ये हमारा होगा थीम में आ जाएगा। आगे देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इफ़ एन एजेंट यूज another enta another entity in order to perform an action। कहते हैं एक जो एजेंट है, हमने पढ़ा था ना, जो काम करने वाला था वो हमारा एजेंट होता है, और जो चीज़ इफेक्ट हो रही होती है वो हमारी क्या कहला रही होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इसे हम कहते हैं थीम। और जो इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं जो एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ यूज़ करेगा, डोयर एजेंट यूज़ करेगा, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, ठीक है। अब जैसे देखो द बॉय कट द रूप, अब देखो यहाँ पे क्या था, बॉय हमारा एजेंट हो गया, ठीक है। कट द रूप इसने ये हमारा थीम हो गया। विद एन ओल्ड रेजर, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या था, रेजर था, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों एक्सपीरियंस, लोकेशन, सोर्स एंड गोल। तो दोस्तों एक्सपीरियंसर किसे बोलते हैं, जो किसी जो फैक्ट हो रहा होता है किसी एक्शन के साथ, जो किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, उसे हम एक्सपीरियंसर कहते हैं, ठीक है। जो रिसीव कर रहा होता है, कुछ एक्सेप्ट कर रहा होता है, कुछ चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा होता है, उसे एक्सपीरियंसर कहते हैं। आगे देख लेते हैं लोकेशन। लोकेशन कहते हैं नंबर ऑफ अदर सिमेंटिक रूल डेजिग्नेट वेयर एन एंटिटी इज इन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट वेयर एन एंटिटी इज, ठीक है। लोकेशन सिंपल स्पेस को बोलते हैं कि एक चीज़ की इंटर स्पेस का है, लोकेशन का है, ठीक है, तो उसे हम लोकेशन बोले, सोर्स बोलेंगे ज़रिए को, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे वेयर से एंटिटी मूव फ्रॉम इज द सोर्स, ठीक है। आप जैसे देखो एक सोर्स मतलब ज़रिया बताना कि एक चीज़ कहाँ से मूव होकर कहाँ गई है, या फिर कहाँ से एक चीज़ निकली है, उसे हम सोर्स बोलेंगे। गोल बोलेंगे उसका, वेयर इट इज़ मूव टू इज़ द गोल, के मतलब एक जगह से मूव करके कहाँ जहाँ पे गई है उसका मकसद क्या था, ये हमारी गोल में आ जाएगा, ठीक है। दिस सोर्स इज सेविंग, द गोल इज चेकिंग, द गोल इज चेकिंग, ठीक है। सोर्स इज सेविंग होता है और गोल इज चेकिंग होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था एमसीक्यू, लास्ट वाले दो मैंने बोले बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आ जाते हैं। सेमेंटिक्स 3 लेक्सिकल रिलेशनशिप समझ देखिए सिनोनिम। सबसे पहले सिनोनिम आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए दोस्तों। एक वर्ड का सिमिलर जो मीनिंग होता है वो हमारा सिनोनिम कहलाता है, या नियरली आपको सेम मीनिंग जो कन्वेट कर रहा होता है वो हमारा सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। एंटेनम क्या होते हैं दोस्तों, आपका एक वर्ड का, एक हमारे पास वर्ड है, उसको जब आपको ऑपोजिट जो मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, ठीक है, जो आपको एक लेक्सिकल होता है उसका जो ऑपोजिट मीनिंग, या फिर जिसे कहते हैं ना उसका अल्टरनेटिव मीनिंग आपको जो कन्वे कर रहा होता है वो हमारा एंटेनम होता है। जैसे हैप्पी का सैड, बिग का स्मॉल होता है, वो एंटेनम आ जाता है हमारे पास। आगे देख लेते हैं दोस्तों हमारा हाइफनिम किसे बोलते हैं दोस्तों, इन्हें कहते हैं द मीनिंग ऑफ वन फॉर्म इज इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ अनदर, द रिलेशनशिप इज हाइपोनिमी। जैसे कहते हैं द डॉग इज़ एन एनिमल, ठीक है, द डॉग इज़ एन एनिमल, ठीक है। यहाँ पे हाइपोनिमी क्या थी, मतलब दो चीज़ों के दरम्यान जो रिलेशनशिप को शो किया, एनिमल भी क्या है, डॉग भी क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। जैसे डॉग एंड पपी, ठीक है, ये सारी एक ही चीज़ में एक रिलेशन, डॉग पपी पैट। इसके अलावा हम जो भी चीज़ डॉग की फैमिली से रिलेटेड, ये हाइपोनिमी आ जाएगी। ये जैसे रोज़ इज़ अ फ्लावर, रोज़ इज़, आप देखो रोज़ है और रोज़ और फ्लावर में आपस में रिलेशनशिप है, इसकी हाइपोनिमी में आ जाएगा। आगे देखते प्रोटोटाइप में देख लेते दोस्तों। जैसे हमारे पास डक है, इसमें देख लेते हैं, हम कहते हैं ऑल द बर्ड्स आर इक्वल टू को हाइफनी ऑफ द सब सुपरा सुपर superordinate birds. The most characteristic instance of that category bird is robin। अच्छा देख लेते हैं दोस्तों, ये सिंपल है हमारे पास जो है, जो जब प्रोटोटाइप में आ जाते हैं, जैसे कहते हैं एक ही कैटेगरी में फॉल करने वाले जो जानवर होते हैं ना, या एक ही कैटेगरी में फॉल करने वाली जो चीज़ होती है वो प्रोटोटाइप में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे बर्ड्स की कैटेगरी में हम डिफरेंट चीज़ें आ देंगी तो वो हमारे पे कहेंगे प्रोटोटाइप में आ जाएंगी। कैटेगरी लेबल, जैसे कैटेगरी लेबल, जैसे फर्नीचर है ना। अब देखो दोस्तों, आप इसे हम प्रोटोटाइप कह सकते हैं। प्रोटोटाइप में हमारे पास फर्नीचर में चेयर, टेबल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो ये हमारा क्या होगा, प्रोटोटाइप में आ जाएगा। हार्पनी, होमोफोनी होमोफोनी होमो होमोन होमोफनी और होमोफोनी, देखिए होमोफनी और होमोफोम
होमोफोनी और पोलोसेमी। अब जैसे देखिए यहाँ पे होमोफोन्स होते हैं दोस्तों, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको साउंड सिमिलर साउंड दे रहे होते हैं लेकिन उनके स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा बियर और बियर, यहाँ पे दोनों बियर्स की स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी सिंपल कपड़े, इसे हम कहते हैं होमोफोन कहते हैं। आगे होमोफोनी होमोनमी। होमोनमी क्या होता है दोस्तों, जैसे डिफरेंट एक वर्ड होता है उसके मीनिंग दोनों की स्पेलिंग सेम होता है लेकिन मीनिंग आपको डिफरेंट कन्वे कर। जैसे देखो वहाँ पे बैंक है ना, एक बैंक होता है जहाँ पे हम मनी डिपॉजिट करवाते हैं, दूसरा बैंक होता है किनारा, दरिया के किनारे को भी बैंक कहते हैं। ये होमोनमी होता है, ठीक है ना, होमोनमी होता है। आगे देखते हैं पिलोसमी। पिलोसमी कहते पिलोसमी इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना दैट कंसर्न केस इन विच अ वर्ड और फ्रेज इंजॉय मल्टीपल और रिलेटिव मीनिंग। कहते हैं एक वर्ड होता है उसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, ठीक है। अब जैसे हेड है ना, अभी यहाँ पे हेड किसी हम इंस्टीट्यूशन के बॉस को भी कह सकते हैं, एक हेड हम बोल सकते हैं। जैसे अब हमारा जो सर होता है, हमारा जो सर है, ठीक है, बॉडी पार्ट है हेड, एक उसको भी बोल सकते हैं। एक हेड हम उसे भी कह सकते हैं, लीड करने को भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ों को एक वर्ड होता है जिससे एक से ज़्यादा मीनिंग, जो आपको मल्टीपल मीनिंग जो कन्वे कर रहा होता है उसे हम पोलोसिमी कहते हैं। अब जैसे होमोफोनी और पोलोसिमी। अब देखो होमोनमी में तो हमें सिंपल कन्वे है कि दोनों वर्ड्स होते हैं वो सेम है, हमारे पास वर्ड होते हैं ना वो सेम होते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट कन्वे हो। जबकि पोलोसिमी में क्या होता है कि एक वर्ड आपको मल्टीपल मीनिंग एक टाइम पे कन्वे हो, मल्टीपल मीनिंग यानी कि दो या दो से ज़्यादा मीनिंग आपको जो कन्वे हो उसे हम पोलोसिमी कहते हैं। मेटोनमी किसे कहते हैं, मेटोनमी कहते हैं, मेटोनमी इज अनदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड बेस्ड सिंपली ऑन द क्लोज कनेक्शन इन एवरीडे एक्सपीरियंस, ठीक है। मेटोनमी कहते हैं, जैसे देखो अ कंटेनर कंटेन्स रिलेशनशिप। कंटेनर, जैसे कंटेनर होता है ना, कंटेनर हम एक बॉटल को भी कह सकते हैं, ठीक है, वाटर बॉटल, कैन, जूस, ये सारे हैं, ठीक है ना। कहते हैं एक वर्ड जो होता है वो डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट चीज़ों के मीनिंग के लिए रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो कंटेनर हम वाटर को कह सकते हैं, वाटर बॉटल को, कैन को, जूस को हम कंटेनर कह सकते हैं। तो ये हमारे किस में आ जाएगा, मेटोनमी में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग प्रिग्मेटिक्स वन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे प्रिग्मेटिक इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, हमारे पास सिमेंटिक्स मीनिंग वर्ड की मीनिंग की स्टडी, प्रिग्मेटिक मीनिंग होती है हमारी सिचुएशन की, कॉन्टेक्स्ट की स्टडी होती है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपको मीनिंग कन्वे किया जा रहा है। ये हमारी कॉन्टेक्चुअल स्टडी जो होती है वो प्रिग्मेटिक्स में कहते हैं। इनविजिबल मीनिंग भी इसे कहते हैं। प्रिग्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनविजिबल मीनिंग, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग नो टेक्स्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट। कहते हैं कोई भी आप जो टेक्स्ट कन्वे कर रहे हो, तो कोई भी बात कर रहे होते वो कॉन्टेक्स्ट के बिना आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आपको पहले सिचुएशन बतानी पड़ती है, अपना मीनिंग, अपनी सिचुएशन इंटेंडेड मीनिंग कन्वे करने के लिए आप लोगों को सिचुएशन बतानी पड़ती है, ठीक है। जैसे देखो आई हैड अ गो टू डॉक्टर, ठीक है, आई हैड गो टू डॉक्टर, जैसे मैंने कहा मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। आई हैड अ गो टू डेंटिस्ट। अब आपको जब मैंने कहा है आई हैड अ गो टू डेंटिस्ट, इसका मतलब है मुझे टीथ से रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब आपको यही लगा कि मुझे डॉक्टर डेंटिस्ट के पास जाना है, मे बी मुझे अपने पास डेंटिस्ट के पास जाके अपनी मदर को लेके जाना हो, अपनी सिस्टर को लेके जाना हो, या फिर सिर्फ मेरा डेंटिस्ट है वो मेरा दोस्त ही हो फॉर एग्जांपल। तो ये देखें एक आपको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है, इसे प्रिग्मेटिक्स मीनिंग कहते हैं। लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट कहते हैं देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट की भी डिफरेंट काइंड, जैसे फिजिकल कॉन्टेक्स्ट होता है। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि हम लोग अपेरेंटली सिचुएशन जो होती है ना, ठीक है, लोकेशन सिचुएशन जो होती है ना, ये हमारी फिजिकल कॉन्टेक्स्ट होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जैसे आ जाता है, मैंने बोला ना कि अभी हम जैसे जिस सिचुएशन में, जैसे मैंने आपको प्रिंसेस वाली एग्जांपल दी थी, वहाँ पे फिजिकल हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या था कि वहाँ पे तीनों का मौजूद होना बहुत ज़रूरी था, टीचर का, स्टूडेंट का, थर्ड पर्सन का। तो तभी आप कॉन्टेक्स्ट से अंदर समझ पाए ना कि प्रिंसेस मैंने किस सेंस में कहा, उसे मैंने इरोनिकली किस सेंस में कहा, इरोनिकली कहा, तो वो पूरी सिचुएशन को फिजिकल कॉन्टेक्स्ट था। तो हम बहुत ईजीली, हम आप लोग तो हंसे हो गए ना, मतलब स्टूडेंट तो टीचर ने बोला जब प्रिंसेस जस्ट हैव अराइव्ड, तो अब देखो आप लोग को समझ आ गया, आप पूरा हंसोगे। तो ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट आपने मीनिंग अंडरस्टैंड कर लिया। एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है कि जिसमें, अब जैसे मैं आपको इसकी भी बड़ी अच्छी एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे पास, जैसे मैं अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इस्त्री वर्ड इस्तेमाल करती हूँ तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कपड़े प्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही वाला आप वर्ड अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे पता है आपको, इस्त्री जो वाइफ के लिए यूज़ करते हैं वर्ड, ठीक है। तो ये हमारा सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी होता है। एक वर्ड के मीनिंग को कन्वे करने के लिए आपको उस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट का भी पता होना चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आलू। जैसे हमारे वहाँ आलू एक वेजिटेबल का नेम है ना, अगर यही वाला वर्ड आप
पर्शियन में यूज़ करेंगे तो आलू का मतलब होता है हेलो। तो मतलब इसी तरह से एक सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी होता है जब आपका मीनिंग कन्वे डिफरेंट कर होता है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में मैंने बता दिया कि सोशल बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस आ जाता है, कल्चर में कल्चरल सेटिंग, कल्चरल बैकग्राउंड आ जाता है, स्टाइल, सब्जेक्ट मैटर एंड एटीट्यूड आ सकता है, ठीक है। प्रिग्मेटिक्स टू आ जाता है। डाइक्सिस आता है, डाइक्सिस एक्सप्रेशन। डाइक्सिस एक्सप्रेशन कहते हैं डाइक्सिस is a word or phrase such as this, that, these, to's, now, then. Let's point out to time, place, situation. डाइक्सिस में हम किसकी बात कर रहे थे? टाइम की, प्लेस की, सिचुएशन की बात कर रहे थे। स्पीकर इज स्पीकिंग, ठीक है। टाइम स्पेस या फिर टाइम स्पेस या सिचुएशन की बात करो जिसके बारे में एक स्पीकर बोल रहा होता है। पर्सनल डाइसिस क्या होता है दोस्तों? इसमें पर्सन को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे ही, शी, दिस, दैट, ठीक है। ही, शी, ही, फिर नाउन सिंपल याद कर लें कि इसमें जिस शख्स के बारे में बात होगी वो पर्सनल डाइसिस। स्पेशल डाइसिस, स्पेशल का मतलब होता है कि जगह, जिसमें हेयर, देन, नाउ आ जाता है, ठीक है। और टेम्पोरल मोड, टाइम, नाउ, देन, लास्ट वीक, प्रेजेंट, ठीक है। ये टेम्पोरल टाइम को रिफ्लेक्ट कर। टी से याद रखिएगा टाइम, स्पेशल थे एस, स्पेशल से जो था स्पेस याद रखिएगा, एस पी से स्पेस याद रखिएगा कि कौन सी स्पेस कौन सी लोकेशन में, ठीक है। और पर्सन से आपको सिंपल क्लियर हो रहा है। पर्सनल डाइक्सिस में मैंने आपको बताया था कि इसमें डाइक्सिस द फिनोमेना दैट रिक्वायरिंग कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट द मीनिंग ऑफ आ फ्रेज। कहते हैं एक मीनिंग के जो फ्रेज का कन्वे करने के लिए ना आपको क्या सिचुएशन कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, सिचुएशन में इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। कहते हैं द टर्म डाइक्सिस इज यूज फ्रॉम द ग्रीक। कहते हैं ग्रीक वर्ड से निकला हुआ जिसका मतलब है शो और इंडिकेट। डाइक्सिस का मतलब है शो करना या इंडिकेट करना। अब इसमें क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं इसमें पर्सन के बारे में बात करते हैं। पर्सनल डाइक्सिस में द स्पीकर, द अटरेंस ऑफ अ मैसेज। कहते हैं जो मैसेज आपको अटर कर रहा होता है वो स्पीकर। द एड्रेसर, द लिसनर ऑफ द मैसेज। कहते हैं हमारे पास, ठीक है ना, पर्सन में कौन थे? तीन चीज़ें आ जाती है, एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और तीसरा द रेफरेंट, जो कहते हैं इधर स्पीकर नॉर द एड्रेसर। कहते हैं तो थर्ड पर्सन, ना तो वो स्पीकर होता है, ना वो एड्रेसर होता है, ना वो रिसीवर होता है। मैसेज ना तो सुनने वाला होता है, ना बोलने वाला होता है, बल्कि थर्ड पर्सन होता है, उसे रेफरेंट कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों बेसिक थ्री डिवीजन। कहते हैं हमारे पास जो पर्सन की डिवीजन है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपको पता है बहुत अच्छे, आई दे वी यू, आई दे जो आई और वो ये तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू एंड योर्स आता है, थर्ड पर्सन में ही शी इट आ जाता है। प्लेस डाइक्सिस में हम जिसमें किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आई इंजॉय लिविंग इन दिस सिटी, ठीक है। अब स्पेस की कहाँ पे मैंने बात की? सिटी की, ठीक है। कहाँ पे रहना मुझे पसंद है, अच्छा लगता है सिटी में, ठीक है। हेयर वी प्लेस द स्टैचू, हेयर। अब मैंने बताया कि यहाँ पर हम लोग स्पेस, यहाँ पे क्या बता रहे, हेयर, यहाँ पर हेयर जो है ये स्पेस को रिफ्लेक्ट करेगी। स्टैचू कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे लगेगा। शी वाज सिटिंग ओवर देयर, ठीक है। अब देयर स्पेस बता रही कि वहाँ पे बैठी है, देयर वहाँ पे बैठी हुई है, तो ये स्पेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपकी स्पेस को। और डाइक्सिस प्रोजेक्शन, डाइक्सिस प्रोजेक्शन स्पेशल इज यूज मेटाफोरिकली रेदर देन फिजिकली। कैसे से मेटाफोरिकली यूज़ करते हैं रेदर देन फिजिकली। कहते हैं जो डाइक्सिस प्रोजेक्शन जो आपकी स्पेशल डाइक्सिस होती है ना, ये कहते हैं आपकी मेटाफोरिकल नहीं होती, फिजिकल होती है। मतलब आप अपेरेंटली बता सकते हैं ये कहाँ पे है, ठीक है ना, एक्शन कहाँ पे टेक प्लेस हो रहा है, कब हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है। आगे देख लेते हैं टाइम। टाइम में हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें हमेशा याद रखिएगा हम टाइम की बात करें, कब कहाँ कब हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, कितने टाइम पे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम टाइम की बात करेंगे, जैसे अब देख लें, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, नाउ। अब नाउ बता रहा है कि अभी बारिश हो रही है, ठीक है। येस्टरडे, टुमारो, मंडे, ट्यूसडे, नाउ, लेटर, ये हमारे टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड आ जाएंगे तो डेफिनेटली टेम्पोरल को शो करेंगे। रेफरेंस कहते हैं, मैंने रेफरेंस अभी आपको बताया कि जो स्पीकर, ना तो स्पीकर होता है, ना ही रिसीवर होता है, ना ही सेंडर होता है मैसेज को करने वाला, ये रेफरेंट हमारा होता है, बल्कि थर्ड पर्सन होता है, ये हमारा रेफरेंस इसे बोलते होते हैं। इन्फर, इन्फर किसे बोलते हैं? कहते हैं सक्सेसफुल एक्ट ऑफ रेफरेंस डिपेंड ऑन द लिसनर एबिलिटी टू रिकग्नाइज व्हाट इज मीनिंग दैट द लिसनर डिक्शनरी नॉलेज ऑफ अ वर्ड वी यूज़। इन्फर का मतलब होता है दोस्तों एक जो वर्ड होता है, एक स्पीक करने वाला होता है, एक लिसनर कर लिसन सुनने वाला होता है, लिसनर होता है। कहते हैं जब एक इंसान भी बोल रहा होता है, ठीक है, जब वो बोलता है तो उसके बाद लिसनर जो इन्फर कर रहा होता है, उससे समझ रहा होता है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसकी जो उसका मीनिंग जो अंडरस्टैंड कर रहा होता है वो इन्फर, जो जो हमारा स्पीकर होता है जो मीनिंग इन्फर करना चाह रहा होता है ना, पैगाम कन्वे करना चाह रहा होता है अपने लिसनर को, वो हमारा इन्फर होता है, इन्फर ऑफ नॉलेज होता है, जो रिसीवर रिसीव कर रहा होता है। आगे देख लेते हैं
आगे प्रैग्मेटिक्स 3 आ गया, ठीक है। इसमें हम एनाफोरा क्या होता है दोस्तों, जो हम कहते हैं हम लोग यूज़ करते हैं ना एक शख्स के नाम की जगह जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, मतलब हमने नाम नहीं यूज़ करना, मतलब उसकी रिप्लेसमेंट पे जो वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं ही, शी, आई, दे, वी, यू, ठीक है। तो ये हमारे एनाफोरा होते हैं, सिंपल आपने याद रखना है। आगे देख लेते हैं प्री सपोजिशन क्या होता है दोस्तों, कि हम लोग किसी चीज़ को आप जैसे देख लेते हैं व्हाट अ स्पीकर आर राइटर एज्यूम इज़ ट्रू आर नोन बाय आ आर इज़ ट्रू आर नोन बाय अ लिसनर आर रीडर कैन बी डिस्क्राइब एज प्री सपोजिशन। कहते हैं एक जो स्पीकर बोलना चाह रहा होता है, ठीक है, तो प्री सपोजिशन में दोस्तों क्या कहता है कि जो स्पीकर होता है, जो मीनिंग जो वो कन्वे कर रहा था, वो एज्यूम कर रहा है कि मैं जो बात कह रहा हूँ, और अगला स्पीकर भी जो हमारा लिसनर भी है वही चीज़ को सपोज करता है, प्री सपोजिशन कर लेता है उस चीज़ की, कि मतलब ये चीज़ कन्वे करना चाह रहा है, तो वो हमारी प्री सपोजिशन में है। जैसे मैंने आपको कहा ना, आई हैड अ गो टू डेंटिस्ट। अब देखो इसमें, अब देखो आपने इन्फर क्या किया, आपने प्री सपोज कर लिया कि मुझे हो सकता है दांतों में मसला हो, जिसकी वजह से मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है, ठीक है। ये प्री सपोजिशन आपकी होगी, पहले ही आपने ज्यूम कर लिया, मैंने डेंटिस्ट का नाम लिया तो आपने प्री सपोज क्या कर लिया कि मुझे दांत में मसला है, ठीक है। तो ये हमारी प्री सपोजिशन हो गई। आगे देख लेते हैं प्री सपोजिशन से कंसिस्टेंसी अंडर निगेशन टेस्ट। आप देखो कंसिस्टेंसी कहते कहते काम, जैसे माई कार इज़ अ रैक, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई नेगेटिव वर्जन नहीं है, मतलब हमने कुछ नेगेटिविटी यूज़ नहीं की, ठीक है। अब इसमें जैसे देखें माई कार इज़ नॉट अ रैक, ठीक है। अब मेरी कार टूटी नहीं हुई है, ठीक है, माई कार इज़ अ रैक। इसमें हमारे पास माई कार इज़ अ रैक, इसमें कोई नेगेशन नहीं, कोई नेगेटिव नहीं यूज़ किया हुआ। दूसरे में हमने क्या किया था, माई कार इज़ नॉट अ रैक, मेरी कार टूटी हुई नहीं है। जिसमें हम नेगेटिव ऐड कर ले तो इस कंसिस्टेंसी अंडर नेगेशन टेस्ट में आ जाती है, ठीक है। जैसे माई डॉग योर डॉग इज़ लवली, ठीक है, तुम्हारा डॉग प्यारा, माई डॉग योर डॉग इज़ नॉट लवली। अब इसमें हमने नेगेटिव ऐड करके हमने चीज़ बोलते हैं अंडर निगेशन टेस्ट, इसमें हमने अपने सेंटेंस को निगेशन टेस्ट में डाल दिया, नेगेटिविटी कुछ ना कुछ ऐड कर दी। स्पीच एक्ट देखते, स्पीच एक्ट इज़ एन utterance that has performative फंक्शन इन लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। कहते हैं स्पीच एक्ट, कहते हैं कोई भी अब चीज़ कन्वे कर रहे होते तो हमारी कोई भी आप कोई भी किसी भी लैंग्वेज में कोई भी आप सेंटेंस अकर कर रहे होते हो, बोल रहे होते हो, अटर कर रहे होते हो, उसका कुछ परफॉर्मेटिव फंक्शन होता है, उसका मकसद होता है कोई काम परफॉर्म करना, कुछ कम्युनिकेट करना, जिसे स्पीच एक्ट कहते हैं। कहते हैं हमारे पास 3 तरह के, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना, पेपर में अक्सर आदत है। आलू के आम, इसे बोलते हैं आलोकेशनरी एक्ट। लोकेशनरी एक्ट के बारे कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एन utterance। इसे कहते हैं जो हम अटर कर रहे होते हैं, जो हम अटर कर रहे होते हैं उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो हमारी लोकेशनरी एक्ट में आ जाती है। द एक्चुअल utterance एंड इट्स ऑस्टेंसिबल मीनिंग। कहते हैं जो हम लोग अटर किया होता है और उसका जो मीनिंग होता है ना, एक्चुअल मीनिंग होता है, वो हमारा कहते हैं लोकेशनरी एक्ट में। जैसे मैंने बोला अली इज़ आ बॉय, ठीक है, आपने इस पर जो मीनिंग के कन्वर्ट किया अली एक लड़का है, ये हमारा लोकेशनरी एक्ट हो गया। इस लोकेशनरी एक्ट में कहते हैं प्रिग्मेटिक्स मीनिंग। प्रिग्मेटिक्स इज लोकेशनरी फोकस्ड ऑफ द अटन दैट इट्स इंटेंडेड significance as a socially valid verbally action। लोकेशन में प्रिग्मेटिक्स मीनिंग है। जैसे देखो हम लोगों ने सिंपल जैसे अली इज़ आ बॉय, अब मतलब मैंने ये बोला है ना, आपने पूरी सिचुएशन को पूरा इसमें सोशली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो इसमें हमने प्रिग्मेटिक्स मीनिंग दे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग को इंटरप्रेट करना है। जैसे मैंने कहती हूँ आलिया इज़ प्रिंसेस, ठीक है ना। तो अब आपने इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना है कि किस सिचुएशन में मैंने ये स्टेटमेंट पास की है, इसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग ये करेक्ट है या नहीं, वो वाकई में प्रिंसेस है या मैंने उसे इरोनिकली प्रिंसेस बोला। आगे देख रहे हैं पर लोकेशनरी एक्ट इन एक्चुअल इफेक्ट्स सच एज परसूडिंग कन्वेंसिंग स्कारलिंग enlightening inspiring otherwise getting someone to do or realize something were intended or not। पर लोकेशनरी एक्ट में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को कन्वेंस करें। पर लोकेशन में हम किसी को कन्वेंस करते हैं या किसी को इंस्पायर करते हैं कि जो मीनिंग हम कन्वे कर रहे हैं ना, वही वाला मीनिंग वो इंटेंड करे, वही वाला मीनिंग वो अंडरस्टैंड करे, ठीक है। तो ये हमारा पर लोकेशनरी एक्ट में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने पेपर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। 3 टाइप होती हैं लोकेशनरी एक्ट की, स्पीच एक्ट की 3 टाइप है।
आगे देख लीजिए डायरेक्ट स्पीच एक्ट। डायरेक्ट स्पीच एक्ट में क्या होता है कि एक ग्रुप बात कर रहे होते हैं, आप वो डायरेक्ट करो, जैसे अली एट एप्पल। अब इसमें कहता है अली ने एप्पल खाया, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच एक्ट होगा, ठीक है। जिसमें मैं बोल देती हूँ एन एप्पल इज़ ईटन बाय अली, ये इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने मीनिंग अब यहाँ पे दो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास एक्टिवाइज सेंटेंसेज आ जाते हैं और इनडायरेक्ट में हमारे पास पैसिवाइज सेंटेंसेज आ जाते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, डिस्कोर्स एनालिसिस वन। डिस्कोर्स एनालिसिस डेफिनेशन कहते हैं, डिस्कोर्स कहते हैं लैंग्वेज का एनालिसिस करना, एक लैंग्वेज है उसको एनालाइज करना। हमारा डिस्कोर्स कहते ही लैंग्वेज को, एनालिसिस उसकी इंटरप्रिटेशन को, उसको डी उसमें जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है उसको चंक्स में डिवाइड करना, उसको इंटरप्रेट करना और कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना हमारा डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाता है। डिस्कोर्स एनालिसिस को आगे द ओरिजिन ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस आपने देख लेना था, इसको जिंगलिंग हारिस ने इसको कहते इस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया था, मेथड फॉर द एनालिसिस कहते जिंगलिंग हारिस ने इंट्रोड्यूस करवाया था और 1952 में इसने करवाया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ये किसने, क्रिटिकल CDA भी कहते हैं, ऊपर वाले को DA कहते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस, और क्रिटिकल डिस्कोर्स CDAB इसे कहते हैं। CDAB जो है ना, इसको फेयर क्लो ने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसमें 1993 में इसने इंट्रोड्यूस करवाया था डिस्कोर्स, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस का मतलब है कि जो भी हम लोग बात कर रहे होते हैं, कहते हैं एम्स टू एक्सप्लोर ऑफन ऑब्क्यू रिलेशनशिप ऑफ कैजुअलिटी एंड डिटर्मिनेशन बिटवीन डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस इवेंट एंड टेक्सेस। कहते हैं हमने फेयर क्लो के अकॉर्डिंग हम तीन चीज़ें देखते हैं, एक डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस देखते हैं, इवेंट देखते हैं और टेक्स्ट देखते हैं। इन चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि तीनों में कोई कनेक्शन है या नहीं है। ये हमारा डिस्कोर्स एनालिसिस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेपर में अक्सर पूछा जा सकता है, आपने याद रखना है। फेयर क्लो में हमारी तीन चीज़ होती हैं, तीन चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप है, डिस्कर्सिव क्लोज एंड डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस इवेंट एंड टेक्स्ट के दरमियान। आगे देख लेते हैं इंटरप्रेटिंग डिस्कोर्स। इंटरप्रेटिंग डिस्कोर्स का मतलब है कि जो आपकी लैंग्वेज है, कोई भी हमारे पास जॉनर है, कोई रिटन है, स्पोकन है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले कहना है कि जो वर्ड लिखा हुआ है उसका इंटरप्रेट क्या कर रहा है, ठीक है। जो मीनिंग जो लिखा हुआ है वो वही मीनिंग कन्वे कर रहा है या कुछ और मीनिंग कन्वे कर रहा है, इंटरप्रेटिंग डिस्कोर्स इसको कहते हैं, ठीक है। आगे कोहेरेंस, कोहेजन बोलते हैं, कोहेजन कहते हैं ग्रामेटिकल और लेक्सिकल रिलेशनशिप होता है ना टेक्स्ट का। जैसे देखें अली इज़ आ बॉय, अली का इसके साथ कनेक्शन है, एग्रीमेंट है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट तो यहाँ पे इज़ हमने सिंगुलर यूज़ किया, आ आर्टिकल आ गया इसके बाद और बॉय, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये ग्रामेटिकल और लेक्सिकल रिलेशनशिप सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जो इसे होल्ड करके लिखता है वो हमारा कोहेजन कहलाता है। आगे देख लेते हैं कोहेरेंस। कोहेरेंस बोलते हैं दोस्तों जो लॉजिकल कनेक्शन होता है जो बिटवीन आइडियाज़ होता है, ठीक है। पहले एक बात करते हैं फिर उसके बाद दूसरा जो आइडिया आप कन्वे कर रहे होते हैं उनमें दरमियान में आपस में कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि पहले में आप बात कर रहे हों किसी सीरियस टॉपिक पर, नेक्स्ट पे आप शिफ्ट कर लें किसी फ़नी जोक पे, तो ये आपका नहीं होगा, कोहेरेंस नहीं होगी। मतलब टेक्स्ट में आपके आप जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं उनमें आपस में लिंक होना चाहिए, हर आइडिया का दूसरा आइडिया के साथ लिंक होना चाहिए। कोहेजन में हम ग्रामेटिकल देखते हैं, ग्रामेटिकल कनेक्शन वर्ड्स के दरमियान, और इसमें कोहेरेंस में आइडिया का आइडिया के साथ जो कनेक्शन होता है, एक आइडिया का दूसरे के साथ जो कनेक्शन होता है वो हमारा कोहेरेंस होता है। डिस्कोर्स एनालिसिस 2 में देख लेते हैं, कहते हैं लैंग्वेज टीचिंग डिवाइड डिस्कोर्स इंटू 2 मेजर कैटेगरी। कहते हैं डिस्कोर्स को लोगों ने 2 कैटेगरीज में, जैसे मैंने बताया ना कि डिस्कोर्स एनालिसिस में हम लोग रिटन भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है। आप देखें इसमें कहते हैं कि डिवाइड इनटू फॉलोइंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग में डिवाइड कर दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं फॉर्मल डिस्कोर्स, इनफॉर्मल डिस्कोर्स। फॉर्मल डिस्कोर्स आपको पता है जो आप फॉर्मल सिचुएशन में बोलते हैं, इनफॉर्मल जो होता है हमारा जो फॉर्मल डिस्कशन में नहीं होता, फॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता, वो से हम इनफॉर्मल डिस्कोर्स बोलते हैं। डिस्कोर्स एंड द सेंटेंस डिस्कोर्स वही बोलते हैं। सिंपल आपने याद रखना, डिस्कोर्स किसी भी लैंग्वेज को बोलते हैं, एंड सेंटेंस आपको सिंपल पता है कि हर कोई लैंग्वेज होती है उसका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, तो आपने उसको माइंड में रखना होता है। लैंग्वेज और सेंटेंस का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है कि किसी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना है, डेफिनेटली आपको उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। डिस्कोर्स एज प्रोसेस डेफिनेटली जैसे हमने पढ़ा था NP और VP मिलके सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने इसमें याद रखना है। अगर क्रिटिकल एज डिस्कोर्स एज द डायलॉग, डिस्कोर्स एज द डायलॉग भी होता है बिल्कुल,
डायलॉग आपको पता है ना, एक दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन जो हो सकती है, जो एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का, एक पहले फर्दर पहले इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है फिर दूसरा करवाता है, इसे हम डायलॉग भी कहते हैं। ठीक है, किसी एक टॉपिक पे आपस में इन्फॉर्मेशन का तबादला होना डिस्कोर्स कहलाता है। इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर इन डिस्कोर्स, इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर होती है डिस्कोर्स में, कहते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन, कहते हैं टू लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, गिवन इन्फॉर्मेशन होती है, एक न्यू इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास टू लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग नॉलेज इन डिस्कोर्स स्कीमेटा। नॉलेज इन डिस्कोर्स स्कीमेटा, नॉलेज कहते हैं जो किसी डिस्कोर्स किसी लैंग्वेज के बारे में हमारे पास जो नॉलेज होता है उसे हम स्कीमेटा कहते हैं। ठीक है, किसी के बारे में पहले ही हमारे पास जो नॉलेज किसी लैंग्वेज के बारे में होना है, जैसे कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़ टू कम आउट ऑफ द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉलेज स्कीमेटा। ठीक है, जैसे हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, तो इस नॉलेज स्कीमेटा के अंडर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस 3 देखते हैं। कॉन्वर्सेशन है डिस्कोर्स टाइप, कॉन्वर्सेशन भी डिस्कोर्स टाइप के अंदर ही आता है, डेफिनेटली डिस्कोर्स लैंग्वेज को बोलते हैं, और कॉन्वर्सेशन भी बेसिकली जो हमारा कम्युनिकेशन होती है एक दूसरे के साथ, उसे हम डेफिनेटली वो डिस्कोर्स का ही पार्ट होती है। आप देखिए इम्प्रिसाइज डेफिनेशन कहते हैं द बाउंड्री बिटवीन कॉन्वर्सेशन एंड द अदर डिस्कोर्स टाइप इज़ फजी वन। कहते हैं फजी है दोनों के दरमियान, कहते हैं जो बाउंड्री है ना वो थोड़ी सी फजी है। अब देख लेते हैं, कैन नॉट बी प्रिसाइसली ड्रॉ अ लाइन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टॉक। कहते हैं मतलब हम दोनों के दरमियान हम लोग लाइन ही ड्रॉ कर सकते, ये फॉर्मल है ये इनफॉर्मल है, लेकिन जो फॉर्मल होती है ना वो थोड़ी सी आपकी प्रोफेशनल हो जाती है, और जो इनफॉर्मल होती है वो आपकी नॉन प्रोफेशनल टॉक होती है। अब कॉन्वर्सेशन एनालिसिस हम CA कहते हैं इसे, कॉन्वर्सेशन को इसे लेवेंसन में 1933 में इंट्रोड्यूस करवाया था, और कहते हैं कॉन्वर्सेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन टर्न टेकिंग। कॉन्वर्सेशन में होता है डेफिनेटली कॉन्वर्सेशन जैसे डायलॉग होता है, कॉन्वर्सेशन में क्या कहते हो टर्न टेकिंग पे डिपेंड करता है, पहले एक बात करता है फिर दूसरा बात करता है। डेफिनेट ना कॉन्वर्सेशन आपकी और हमारे दरमियान हो रही है, ठीक है, स्टूडेंट्स के दरमियान, तो डेफिनेटली पहले मैं बोलूँगी फिर आप अगर कोई क्वेश्चन करें डेफिनेटली टर्न टेक होगा, कि मैं आप मेरी बात सुनोगे फिर उसके बाद कोई ना कोई क्वेश्चन आप करोगे, तो डेफिनेटली टर्न टेकिंग वाला इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, कॉन्वर्सेशन रहते हैं। टर्न टेकिंग कहते हैं कॉन्वर्सेशन इन्वॉल्व टर्न टेकिंग। सिंपल मैंने आपको बता दिया कि कॉन्वर्सेशन में आप टर्न टेक करते हो, पहले एक बात करता है फिर दूसरा बात करता है, फिर मे भी सेकंड वाला बात करो फर्स्ट वाला स्टॉप करे, फर्स्ट वाला बात करो तो सेकंड वाला स्टॉप करे। तो ये टर्न टेकिंग पे ओवरलैप ऑफ टर्न टेकिंग कहते हैं। ओवरलैप भी कर सकते हैं, मे भी पहले मैं पढ़ूँ फिर आप करें, फिर आप स्टॉप करें तो मैं कर लूँ, या फिर मैं करूँ फिर आपको बात करें, तो ओवरलैप भी कर सकते हैं टर्न टेकिंग। ठीक है, आगे देख लेते हैं कॉन्वर्सेशन प्रिंसिपल कोऑपरेटिव। कहते हैं कॉन्वर्सेशन प्रिंसिपल में कोऑपरेटिव प्रिंसिपल सबसे पहले भी आ जाता है। ठीक है, बी थ्रू द मैक्सिमम इफ द क्वालिटी, कहते हैं या तो आपने बिल्कुल ट्रू रहना है, या बी ब्रीफ रहना है, रेलिवेंट रहना है, या क्लियर रहना है। ठीक है ना, आपका ट्रू का मतलब है क्वालिटी आपकी होनी चाहिए जो कॉन्वर्सेशन पे होती है, फिर या फिर आपने ब्रीफ रहना है, आपने क्वांटिटी अपनी ख्याल रखनी है, और रेलिवेंस में आपने जो बात कर रहे हैं उसी टॉपिक पे आपने रहना है, और क्लैरिटी में क्या होता है मैनर आ जाते हैं। ठीक है, मैनर में आ जाता है क्लैरिटी आपकी। आगे देख लेते हैं फ्लॉटिंग द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। इसमें फ्लॉटिंग में क्या हमारे पास मेटाफर आ जाता है, आयरनी स्कार्सिज्म आ जाता है। ठीक है, हाँ आगे कॉन्वर्सेशन प्रिंसिपल पोलाइटनेस। ठीक है, इसमें हम लोग पोलाइटनेस को भी देख लें। कॉन्वर्सेशन प्रिंसिपल पोलाइटनेस का मतलब आप जैसे जैसे मैं आपको बोलती हूँ कुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, मैं कहती हूँ क्लोज द डोर, तो देखिए कुड यू प्लीज़ अब इसमें रिक्वेस्ट आ जाती है, और अगर दूसरे सेंटेंस का एनालिसिस करें क्लोज द डोर, तो यहाँ पे मैं आपको हुक्म में इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाता है, मे भी मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, तो इसे भी कॉन्वर्सेशन हमारी पोलाइटनेस का भी इसमें एलिमेंट आ जाता है। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में कहते हैं CD हो जाता है, इट्स प्रॉब्लम ओरिएंटेड एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी सेट ऑफ थ्योरी एंड मेथड वाइडली यूज इन एजुकेशन फील्ड। कहते हैं CDO जो है ना मोस्टली किसी जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड या फिर इंटरडिसिप्लिनरी थ्योरी तो होती है ना उनको डील करने के लिए भी हम एजुकेशन फील्ड में इसको क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस को यूज़ करें, और इसमें हमारे पास डिस्कोर्स स्टडी भी आ जाती होती है। हम लोग लैंग्वेज से रेलिवेंट जितने भी इशूज होते हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द CDA मैंने जैसे हम सिंपल बताया जो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के बाद डिजिक नॉर्म फ्लो नॉर्मन फेयर क्लोनी और फिर
गॉन्थर एंड अदर, ये डिफरेंट लोग हैं। इन लोगों ने इस सी डी पे काम किया था और 1951 में इसे कहते हैं रिमाइंड क्लियर एंड रेलिवेंट टू मैनी रिस्पेक्ट, और कहते हैं 1933 में इसे क्लियरली कंसिडर कर लिया गया था, ठीक है, द क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के तौर पे, और कहते हैं इसको इस्टेब्लिश किया गया था प्रॉपरली 1993 में। ठीक है, आगे देख लेते कंसिडरिंग क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, कहते हैं क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस को क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के तौर पे कंसिडर किया गया, ठीक है। तब आपने लैंग्वेज से रेलिवेंट कोई भी प्रॉब्लम होती हैं उसको आपने डील करने के लिए क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस को आपने यूज़ करना है कि लैंग्वेज को, अपने लैंग्वेज की डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस को देखना होता है, टेक्स्ट को देखना होता है, जो वो जो आपको डिलीवर कर रहा होता है, इवेंट जो कन्वे कर रहा होता है उसको आपने देखना होता है। अब क्रिटिकल सोशल थेरी, इसे CST भी बोलते हैं, क्रिटिकल सोशल थेरी। इसे देख लें, इसे एनोन ने 1997 में से इस थेरी को जिसे कहते हैं रिप्रेजेंट किया था, और इसकी रिजेक्शन जो थी ना, इस थेरी की रिजेक्शन की थी नेचुरलिज्म वालों ने, ठीक है। इस थेरी को रिजेक्ट किया था नेचुरलिज्म वालों ने, हमेशा याद रखिएगा, पेपर में MCQ उसकी शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकते हैं। कंसिडरिंग डिस्कोर्स एंड क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, कहते हैं कंसिडर डिस्कोर्स एनालिसिस एंड डिस्कोर्स एनालिसिस। आगे देख लेते हैं, मीनिंग आर मोटिवेटिव, मीनिंग आर मोटिवेटिव, कहते हैं मीनिंग जो होते हैं मोटिवेटिव होते हैं, जैसे कहते हैं फ्रॉम अ डिस्कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू सेमेंटिक फंक्शन लिंग्विस्टिक हेलिडे एंड हैंसन 1967, हेलिडे 1957 इज द रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, कहते हैं जो लैंग्वेज होता है ना वो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कन्वे कर होता है। जैसे देखो वर्ड है ना कैट, ठीक है, तो मतलब वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का काम करती है लैंग्वेज होती है ना, ठीक है। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई चीज़, जैसे एक वर्ड है, ठीक है, कैट है, वो आपको पता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, एनिमल को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो जो किसी भी लैंग्वेज होती है ना उसमें जो मीनिंग होता है वो रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा होता है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने। कंसिडर लिंग्विस्टिक एनालिसिस, कंसिडर एनालिसिस एंड डिस्कोर्स एनालिसिस। आगे देख लेते हैं डिफरेंट अप्रोचेस टू डिफरेंट, इसमें डिफरेंट अप्रोचेस भी आई थी हमारे पास CDA की, जैसे कहते हैं जैम जीस की अप्रोच आई थी। इसमें इन्होंने क्या किया था, कहते हैं एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डिस्कोर्स एनालिसिस इज एनालिसिस ऑफ द स्पोकन और रिटन लैंग्वेज एज इट इज़ यूज्ड टू इनएक्ट सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव एंड आइडेंटिटीज़। इसने क्या कहा था, जेम्स जी अप्रोच ने कहा था कि हम डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं, वो रिटन भी हो सकती है, स्पोकन भी हो सकती है। कहते हैं जब हम इसके ऊपर बात करते हैं तो हमने इसमें सोशल अपनी सिचुएशन को भी देखें, सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव और आइडेंटिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए फिर हमने लैंग्वेज को डी कोड करना है, लैंग्वेज के मीनिंग को डी कोड करना है। आप ये नहीं करेंगे सिंपल कि हम लोगों ने देख लिया वर्ड है इसका मतलब, जैसे डॉग है तो डॉग सिंपल मीनिंग है कि एक एनिमल का नाम है, ये नहीं, बल्कि हमने सोशल कल्चर उसकी आइडेंटिटी भी देखते हुए उसको मीनिंग को उसको एनालाइज करना है। आगे देख लेते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अप्लाइड लिंग्विस्टिक कहते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक विच आइडेंटिफाई इन्वेस्टिगेट एंड ऑफर सोल्यूशन टू लैंग्वेज रिलेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम। कहते हैं कोई भी हमारे लैंग्वेज से रेलिवेंट जो भी उसको इश्यूज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते कहते हैं 1950 में इसके ऊपर वर्क किया था किसकी तरह, जेनेटिव लिंग्विस्टिक के नाम से, जेनेटिव लिंग्विस्टिक के नाम से। फिर अप्लाइड लिंग्विस्टिक हैज़ ऑल्सो बीन मेंटेन अ सोशली काउंटेबल रोल। कहते हैं जेनेटिव लिंग्विस्टिक से फिर अप्लाइड लिंग्विस्टिक की तरफ आ गए थे, जो 1970s में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो इसको लैंग्वेज ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम थी उनसे डील करने के लिए यूज़ करना शुरू कर दी। स्कोप क्या था, कहते हैं लार्ज एंड ओपन एंडेड नंबर ऑफ क्वाइट disparate activities to which applied linguistic is relevant. The scope of applied, कहते हैं applied linguistic का scope कहाँ पे, लैंग्वेज एंड एजुकेशन में, फर्स्ट लैंग्वेज एजुकेशन में, क्लिनिकल लिंग्विस्टिक में, लैंग्वेज टेस्टिंग में होता है, लैंग्वेज वर्क एंड लॉ, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, लैंग्वेज प्लानिंग, फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स। ये आपने याद रखे हैं दोस्तों, इसमें पेपर से में रेलिवेंट पूछा जा सकता है। लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन एंड इफेक्ट, लिटरेसी स्टैटिस्टिक्स स्टाइलिस्टिक्स आ सकते हैं, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन डिज़ाइन एंड लेक्सिकोलॉजी। कहते हैं ये वो फील्ड है जहाँ पे अप्लाइड लिंग्विस्टिक को हम यूज़ कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज से रेलिवेंट जो इश्यूज होते हैं उन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
मेजर ब्रांचेस के बायलिंगुअलिज्म में क्या होता है दोस्तों, द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल आर द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी टू यूज़ टू लैंग्वेज इफेक्टिवली। बायलिंगुअलिज्म का मतलब है कि एक शख्स एक कल्चर में रहता हुआ एबिलिटी रखता हो दो लैंग्वेज को यूज़ करने की इफेक्टिवली, ठीक है। जैसे हम लोग हैं अपनी अपने कल्चर में हमारे पास दो लैंग्वेज, हम अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ बायलिंगुअल मेथड यूज़ कर रही हूँ, इंग्लिश भी यूज़ कर रही हूँ और उर्दू भी यूज़ कर रही हूँ, तो ये बायलिंगुअल मेथड होता है। और अपने मीनिंग अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए दो लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए मीनिंग को कन्वे करना लैंग्वेज में बायलिंगुअल का मतलब बाय का मतलब भी समझ लीजिए दो लैंग्वेज पर आपकी दो लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप लोगों से कम्युनिकेट करते हो, तो वो बायलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म में कहता है कि दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस, एबिलिटी टू यूज मल्टीपल लैंग्वेज इज नोन एज मल्टीलिंगुअलिज्म, जिसमें आप दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस जैसे उर्दू, अरबिक हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, या ये हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म जिसमें आप दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हो, तो मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं कॉन्वर्सेशनल एनालिसिस एंड अप्रोच टू द स्टडी ऑफ द सोशल interaction and talk in interaction has exerted a signified influence across the humanity and social sciences include linguistics। कॉन्वर्सेशन एनालिसिस में कहते हैं सिंपल हम सोशल इंटरेक्शन जो टॉक होती है ना, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन और टॉक के ऊपर जो हम सोशल इंटरेक्शन और जो बात जो हम कर रहे होते हैं, कहते हैं उससे उसको कहते हैं उसका जो इन्फ्लुएंस होता है ना सोसाइटी पे और लोगों के ऊपर, कहते हैं इसको हम इंक्लूड करते हैं लिंग्विस्टिक में, से कॉन्वर्सेशन एनालिसिस करते हैं लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट होता है कॉन्वर्सेशन का, ठीक है, जो लोगों के दरमियान टॉक और इंटरेक्शन होती है उसे कॉन्वर्सेशन एनालिसिस। कॉन्ट्रास्टिव लिंग्विस्टिक कहते हैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लिंग्विस्टिक अप्रोच दैट सीक्स टू डिस्क्राइब द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द पेयर ऑफ लैंग्वेज। कहते हैं दो लैंग्वेज में जो कहते हैं सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस फाइंड आउट करता है ना, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिव लिंग्विस्टिक, जिसमें कॉन्ट्रास्ट कर रही हो, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस फाइंड कर रही हो। आगे में साइन लिंग्विस्टिक किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग किसे कहते हैं कहते हैं एनी यूनिट ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हम लोग फोन, वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस कहते हैं इनको हम लोग डेजिग्नेट कर रहे हों, जिसमें इनको आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसे साइन लिंग्विस्टिक कहते हैं। मतलब साइन जिसमें वर्ड सिंबल्स को यूज़ कर रहे हो कि ये हमारे पास वर्ड है, ये नाउन है, ये फ्रेज है, एडजेक्टिव है, ये हमारे साइन लिंग्विस्टिक में आता है। लैंग्वेज प्लानिंग एंड पॉलिसी में कहते हैं डिसीजन अबाउट लैंग्वेज पॉलिसीज रिक्वायर्ड एंड प्रैक्टिसेस हैव इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज इन ऑल सोशल कॉन्टेक्स्ट। लैंग्वेज प्लानिंग रेफर्स टू deliberately effort to influence the behavior of the other through language codes। कहते हैं लैंग्वेज प्लानिंग जो होती है ना पॉलिसी डेफिनेटली कहते हैं अफेक्ट करती है, कहती है इन्फ्लुएंस करती है लोगों के बिहेवियर को, और क्या कहते हैं अल्टीमेटली जिससे लोग जो लैंग्वेज है उसका मीनिंग होता है वो डिकोड करते हैं। प्रेगमेटिक इज़ द स्टडी ऑफ द लिंग्विस्टिक साइन वर्ड सेंटेंस इन एक्चुअल सिचुएशन। प्रेगमेटिक होते कहते हैं सिंपल है, जो वर्ड है जो कन्वे कर होते हैं जिस सिचुएशन में वो कन्वे किया जा रहा होता है उसकी जो स्टडी होती है ना एक्चुअल उसका जो मीनिंग होता है किसी वर्ड का वो हमारा प्रेगमेटिक्स होता है, ठीक है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसमें याद रखिएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल मीनिंग होता है वर्ड का, फ्रेज का, सेंटेंस का, वो प्रेगमेटिक्स होता है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक गे कॉक 2024 में राइट करता है, कहते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक हैव स्टीयर्ड अ डिफरेंट कोर्स बिटवीन अ रॉक एंड अ whirlpool has been in constant danger of the hitting one and the despairing down the other। तो वैसे ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा साइकोलिंग्विस्टिक है। साइकोलिंग्विस्टिक इंट्रोडक्शन। साइकोलिंग्विस्टिक कहते हैं रिव्यू करता है इन सम सोशल डिटेल ऑफ द वेरियस फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज दैट पीपल यूज टू प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड लिंग्विस्टिक मैसेज। कहते हैं जो एक स्पीकर होता है, ठीक है, जो लोग होते हैं लैंग्वेज का जो मीनिंग होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, जो प्रोड्यूस करने के लिए जो भी एबिलिटीज़ यूज़ करते हैं वो हमारा किसी साइकोलिंग्विस्टिक को हमेशा याद रखिएगा, जो साइको है वो ब्रेन से रेलिवेंट है। कहते हैं मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए जो सी एबिलिटीज़ अपनी यूज़ करता है, ठीक है, वो हमारे साइकोलिंग्विस्टिक्स में आती है। साइकोलिंग्विस्टिक या फिर साइकोलॉजी ऑफ द लैंग्वेज इज द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स। कहते हैं हम जब लैंग्वेज स्टडी करते हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, इसमें हम कहते हैं हम किसको हम न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स की स्टडी करते हैं कि कैसे एक इंसान एक्वायर करता है, यूज़ करता है, कॉम्प्रीहेंड करता है और प्रोड्यूस करता है एक लैंग्वेज को, ये कैसे समझता है, फिर इस्तेमाल करता है, अंडरस्टैंड करता है, फिर प्रोड्यूस करता है मीनिंग को।
न्यूरो लिंग्विस्टिक कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द ब्रेन। कहते हैं लैंग्वेज और ब्रेन के तरफ जो स्टडी होता है जो न्यूरो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, लैंग्वेज एरिया इन ब्रेन। अब देखिए इसमें हमारे पास एक, इसमें बोला गया हमारे पास एक वर्निक एरिया होता है, एक ब्रोका एरिया होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे ब्रोका एरिया। तो दोस्तों ब्रोका एरिया मोटर एरिया एंड वर्निक एरिया। ब्रोका एरिया में क्या होता है दोस्तों, ब्रोका एरिया इज द रीजन इन द फ्रंटल लूप। दोस्तों इसकी अपनी लोकेशन है फ्रंटल लूप में ब्रोका होती है, ठीक है। और ये बैक में होती है, जो वर्निक होती है ना वो बैक में हमारे होती है, बैक लूप में होती है, ठीक है। और आगे मैं आपको बताती चलूँ, आगे देख लेते हैं हम लोग। वर्निक एरिया हमारा पीछे वाला होता है, फ्रंटल, ये फ्रंटल लूप में होता है, ये बैक लूप में होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा वर्निक एरिया होता है। और जो हमारा जो फ्रंटल लूप होता है ना, इसमें हमारी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज प्रोडक्शन होती है। जो हमारा ब्रोका एरिया, ब्रोक का मतलब है ब्रोक करने वाला, ठीक है, जो प्रोड्यूस करने, लैंग्वेज जो प्रोडक्शन होती है वो ब्रोका एरिया से होती है। और जो वर्निक एरिया होता है ना, वर्निक एरिया से हम लोग कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं लैंग्वेज से, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड होती है वो वर्निक एरिया से होते हैं। कॉम्प्रीहेंशन, लैंग्वेज की जो कॉम्प्रीहेंशन वर्निक एरिया से होते हैं। सिंपल आपने ये दो चीज़ें इसमें याद करनी है, ब्रोका फ्रंटल में होती है और वर्निक बैक में होती है। और जो हमने ब्रोका से लैंग्वेज की लैंग्वेज की जो होती है हमें प्रोडक्शन होती है, और जो कॉम्प्रीहेंशन होती है वो हमारी वर्निक से होती है। आगे देते हैं मोटर कॉर्टेक्स एंड द आर्टिकुलेट फेसिकुलस। आप देखो मोटर कॉर्टेक्स इज द पार्ट ऑफ द सेरिबलम कॉर्टेक्स इन द ब्रेन। अब ये देख लें दोस्तों, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। मोटर कॉर्टेक्स, क्या मोटर कॉर्टेक्स होती है वो कहाँ पे हमारे होती है, कहते हैं ये हमारे सेरिबलम कॉर्टेक्स में होती है। और ये क्या कर रही होती है, इनिशियली वॉलंटियरली मस्कुलर एक्टिविटी, जो हमारे ब्रेन की जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें ये इन्वॉल्व होती है। कहते हैं मूवमेंट, हाथ की कैसे करनी है, पाँव की कैसे करनी है, जितने भी हमारी जो फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं ना वो हमारी मोटर कॉर्टेक्स से रेलिवेंट होती हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों हम लोग द वोकलाइजेशन व्यू। वोकलाइजेशन कहते हैं द वोकलाइजेशन अटेम्प्ट टू कंक्लूड द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज एबिलिटी कैन बी अकॉर्डेंस स्पेसिफिक लोकेशन इन द ब्रेन। कहते हैं जो लोकलाइजेशन हमारी लैंग्वेज होती है ना, उसकी एबिलिटी हमारे एक स्पेसिफिक एरिया में होती है, ब्रेन की एक स्पेसिफिक एरिया में। जैसे हमने ब्रोका कहा था कि ब्रोका हमारी लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और जो कॉम्प्रीहेंशन होती है ना वो हमारी वर्निंग में होती है। और जो हमारा जो कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स एरिया होता है वो हमें मूवमेंट में, मस्कुलर मूवमेंट्स होती हैं उनमें हेल्प आउट कर रहा होता है। आगे देख लेते हैं साइकोलिंग्विस्टिक। साइकोलिंग्विस्टिक में टंग टिप्स एंड स्लिप, ठीक है ना, टंग टिप एंड स्लिप। सिंपल है दोस्तों, इसमें हमने कहते हैं जो स्लिप ऑफ द एयर हो जाता है, टंग स्लिप, ठीक है ना। स्लिप ऑफ द एयर, जैसे अगर मैं बोलती हूँ कोई भी वर्ड एप, ठीक है ना। अब देखो एप से आपको मे भी लगाओ टेप भी, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट, तो ग्रेट से आपको ग्रे लगाओ, तो ये स्लिप ऑफ एयर जो हमें सुनने में मसला लगता है ना वो हमारा स्लिप ऑफ एयर में आ जाता है, ठीक है। और अपीजल, अपीजल क्या होता है, कहते हैं इसमें क्या होता है कि कहते हैं ऑल ऑफ द एक्सपीरियंस स्लिप। कहते हैं हम सबको एक्सपीरियंस होते हैं जिसे कहते हैं स्लिप्स के, कि मतलब हम स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, स्लिप ऑफ एयर भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, देयर आर द मैनी पीपल हु लिव विद इट्स दिस कंसिस्टेंसी। जो स्लिप होते हैं ना, सिंपल याद करिए, अप्रेसल जो होते हैं ना स्लिप्स को कहते हैं। कहते हैं डिफरेंट स्लिप्स हो सकती हैं, ब्रोका वर्निक स्लिप हो सकती है, या फिर आपकी प्रोडक्शन अफ्रेशिया हो सकती है। टाइप ऑफ अफ्रेशिया कहते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा ब्रोका में भी आपकी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, जो भी आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उसमें प्रॉब्लम हुई। जैसे मैं मे भी प्रोड्यूस ग्लास करना चाहूँ तो मैंने प्लास कर दिया हो, तो ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन में ब्रोका में प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, प्रोड्यूस करते हुए। आगे देख लेते हैं वर्निक अफ्रेसल में क्या होता है कि मतलब आपको कॉम्प्रीहेंशन में भी मैंने ग्लास बोला तो कॉम्प्रीहेंशन में आपको क्या, वर्निक में आपको अंडरस्टैंडिंग को प्लास की हो, तो ये हमारी क्या होगी कि वर्निक स्लिप होगा, ठीक है। और प्रोडक्शन में भी आप जैसे मैंने उसको सुना कुछ, समझा कुछ और मैंने प्रोड्यूस कुछ और किया, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होगा, अप्रेसल में अफेशिया में आएगा। आगे देख लेते हैं डाइकोटिक लिसनिंग। डाइकोटिक कहते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, लेफ्ट हेमिस्फेयर डोमिनेट फॉर द स्लेबल एंड द वर्ड प्रोसेसिंग इज कॉल्ड द डाइकोटिक लिसनिंग टेस्ट। कहते हैं जो हमारा
हमारा लेफ़्ट वाला हेमिस्फेयर होता है ना, कहते हैं वो वो वर्ड्स को प्रोसेस करता है, स्लेबल और जो वर्ड्स होते हैं उनको प्रोसेस करता है और अंडरस्टैंड प्रोसेस कर होता है। मतलब जो हमारा लेफ़्ट वाला हेमिस्फेयर होता है ना, ब्रेन का लेफ़्ट राइट वाला हेमिस्फेयर होता है, जो हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट होता है ना, वो हमारा किसी चीज़ को वर्ड को प्रोसेस कर होता है, वर्ड और स्लेबल को प्रोसेस कर। और राइट हेयर का एडवांटेज इसमें क्या होता है कि मतलब राइट हेयर आपको सुन रहा होता है और ये वाला राइट वाला हेयर आपकी सारी टॉक को सुन रहा है, और आपका लेफ्ट वाला हेमिस्फेयर है उन चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है। और जो क्रिटिकल पीरियड होता है, क्रिटिकल पीरियड में क्या होता है, जैसे कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर जो होता है ना वो क्रिटिकल पीरियड में, क्योंकि आप वो सारी कॉम्प्रीहेंशन कर रहा होता है। लेफ्ट हेमिस्फेयर आपका कॉम्प्रीहेंशन में इन्वॉल्व होता है कि आप क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, क्या मीनिंग कन्वे करना है, फिर उसको इंटरप्रेट करने के बाद वो आपको मैसेज कन्वे कर रहा होता है। आगे जैसे सोशियो लिंग्विस्टिक से रेलिवेंट सोशियो लिंग्विस्टिक सिंपल जो स्टडी होता है सोशियो लिंग्विस्टिक overlap considering it pragmatics. It's historically close related to linguistic anthropology and distinction between two fields that has been questioned. कहते हैं ये दो एंथ्रोपोलॉजी भी हो सकती है और लिंग्विस्टिक से भी रेलिवेंट है। कहते हैं दोनों के दरमियान डिस्टिंक्शन बनाना कहते हैं बहुत मुश्किल भी, में भी क्वेश्चन भी होता है। लेकिन सोशल लिंग्विस्टिक कहते स्टडी ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज। सोशल लिंग्विस्टिक को सिंपल आपने याद रखना है कि सोशियो लिंग्विस्ट सोशल कॉन्टेक्स्ट ही और लैंग्वेज का इस पे जो इन्फ्लुएंस होता है वो सोशियो लिंग्विस्टिक कहलाता है। द स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है ना, हमारे पास वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज होती हैं, जैसे उर्दू के हमारे डिफरेंट हमारे पास वर्नाकुलर भी होंगे, तो डेफिनेटली इस तरह इंग्लिश के भी हमारे पास डिफरेंट वर्जन है, जैसे ब्रिटिश वर्जन है, नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट इंग्लिश के जो वर्नाकुलर हैं, डिफरेंट जिसे कहते हैं ना वैराइटीज़ जो इंग्लिश की हैं वो हमारी किस में आ जाएगा, वर्नाकुलर्स में आ जाएगी। स्टैंडर्ड वैरायटी जहाँ पे सबसे बेहतरीन जो इंग्लिश बोली जाती है, जो जहाँ से लैंग्वेज का ओरिजिन होता है वो स्टैंडर्ड वैरायटी होती है, ठीक है। उसके बाद जो वर्नाकुलर, उसके बाद जो निकल के उसकी सब वैराइटीज़ निकल के दूसरे इलाकों से निकल के आते हैं, जैसे इंडियन इंग्लिश हो गई, ठीक है ना, पाकिस्तानी इंग्लिश होगी, ठीक है, ये इसकी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में आ जाएगा, ठीक है। डायलेक्ट से कहते हैं जो नेटिव नहीं होती, लोकल होती है, ठीक है, इनफॉर्मल होती है। एक्सेंट एंड डायलेक्ट कहते हैं, एक्सेंट जो होता है ना वो आपका मैनर होता है स्पीच प्रोडक्शन का, कैसे आप स्पीच प्रोड्यूस कर रहे हो। और जो डायलेक्ट होता है, डायलेक्ट इंक्लूड द फीचर और द ग्रामर एंड वोकैबुलरी एज वेल एज द एस्पेक्ट ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। डायलेक्ट में क्या होता है, जैसे अब ग्रामर एक वर्ड की प्रोडक्शन जो होती है ना वो आपकी डिफरेंट हो जाती होती है। जैसे सियालकोट के लोग होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि वो खाला को बोलते हैं हाला, हे खे जो होता है ना, खे को खा हा पढ़ते हैं, तो ये डायलेक्ट होता है, ठीक है। मतलब उर्दू के डिफरेंट एक प्रोनाउंसिएशन होती है, ग्रामेटिकली मतलब वो कुछ जो और वोकैबुलरी में जो वेरिएशन आ जाती है वो हमारे डायलेक्ट में आ जाती है। आगे देख लेते हैं पिजन एंड परोल। कहते हैं पिजन प्रोल को भी देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं। पिजन एंड प्रोल क्या होता है, इट्स कॉल्ड पिजन। पिजन कहते हैं बिटवीन 6 and 11 मिलियन पीपल स्टिल यूज पिजन पीपल एंड बिटवीन 10 to 17 मिलियन यूज डिसेंडेंट फ्रॉम द पिजन कॉल पेरोल। कहते हैं जो हमारी जो लैंग्वेज होती है ना, मेन हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारी पिजन में आ जाती है। पैरोल जो होती है उसकी फर्दर वेरिएशन होती है ना लैंग्वेज की, वो हमारी पैरोल में आ जाती है, कैरोल में आ जाती हैं, ठीक है। डाइग्लोसिया एंड जो डायग्लोसिया होती है दोस्तों, ये तो हाईली प्रेस्टीज लैंग्वेज होती है या फिर लो, ठीक है ना, लो होती है, ठीक है। ये इस कैटेगरी में जो फर्स्ट मतलब जो आपकी जो मेन लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो हमारी जिसे कहते हैं डायग्लोसिया में आ जाती है, जो प्रेस्टीज लैंग्वेज होती है, या फिर बहुत ही लो स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में आ जाती हैं। और जो आपकी पोली डायग्लोसिया होती है, इसमें क्या कहते हैं इसमें दो या दो से ज़्यादा जो लैंग्वेज होती हैं वो एक लैंग्वेज में पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब जैसे उर्दू है, उर्दू में आप फारसी मिक्स कर लो, अरबिक मिक्स कर लो, तो ये आपकी पोलो डायग्लोसिया में आ जाती है, ठीक है। आगे दूसरी लैंग्वेज और कल्चर का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। जैसे आपको पता है कि उर्दू जो एक लश्करी ज़ुबान है, ठीक है, कितनी ज़्यादा ज़ुबानों का कॉम्बिनेशन है, अरबिक है, पर्शियन है, ठीक है, तो इन लैंग्वेज से मिलकर बनी हुई है। तो लैंग्वेज और कल्चर का आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक है, ठीक है। तो लैंग्वेज ही कल्चर पे इन्फ्लुएंस होती है और लैंग्वेज ही एक कल्चर का पार्ट बनती है। आगे हम चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 39 की तरफ। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन 1।
एंड स्टेजेस ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन में दोस्तों हम क्या करते हैं जिसमें हम नेचुरली अपनी लैंग्वेज को अपने सराउंडिंग से एक्वायर करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है हमारा एक्विजिशन का, ठीक है। और एक्विजिशन एंड द स्टेजेस ऑफ एक्विजिशन मतलब हम लोग जो चीज़ अपनी लैंग्वेज अपने एनवायरनमेंट से जो एक्वायर कर रहे होते हैं, नेचुरली एक्वायर कर रहे होते हैं, कहते हैं उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। दोस्तों ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके आ भी सकती हैं, एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकती है, शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकती हैं। स्टेजेस सबसे पहले देख लेते, सबसे पहले बिबलिंग स्टेज होती है, कहते हैं 6 to 8 मंथ होती है, जिसमें सीवी पैटर्न बच्चे जो होते हैं, बच्चा जो होता है ना वो प्रोड्यूस कर, सीवी पैटर्न में यानी कि कॉन्सोनेंट या फिर वॉल वो बोलता होता है। और दूसरा स्टेज आ जाती है वन वर्ड स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका पीरियड होता है 9 से 18 मंथ का, और इसमें बच्चा ओपन एंडेड वर्ड्स बोलता होता है या फिर वो स्टैम्प वर्ड्स बोलता है, यानी कि जैसे पानी, ठीक है, इस तरह से लेटर मतलब वन वर्ड इसकी से 9 से 18 वाले मंथ में स्टार्ट हो जाती है। 2 वर्ड स्टेज इसकी स्टार्ट होती है, जिसमें बच्चा दो से ज़्यादा वर्ड्स बोलना शुरू हो जाता है। ये मिनी सेंटेंस स्ट्रक्चर अटर करना शुरू हो जाता है, जैसे 18 to 24 मंथ में होता है। और उसमें मिनी स्ट्रक्चर क्या होता है, मिनी स्ट्रक्चर जैसे पानी दो, ठीक है, इस तरह से सेमी स्ट्रक्चर जो सेमी सेंटेंसेस होते हैं ना वो बोलना शुरू कर देता है। और ट्राईग्राफिक स्टेज होती है, इसमें ये 24 to 13 मंथ होता है। और इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है ना, अब द लेक्सिकल वर्ड रेदर देन फंक्शन और ग्रामेटिकली, कहते हैं इस स्टेज में क्या करता है बच्चा वर्ब के साथ, जिसे कहते हैं ना नाउन और वर्ब बोलना शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे ना पानी दो, मुझे पानी दो, यानी कि इस तरह के सेमी स्ट्रक्चर जो सेंटेंसेस होते हैं ट्रिपल वर्ड के वो बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद लेटर इन मल्टीपल स्टेजेस, ओके लेटर मल्टी वर्ड स्टेज भी करता है। दोस्तों ये पीरियड होता है इसका 13 मंथ में स्टार्ट हो जाता है, 13 मंथ यानी 3 ईयर्स की एज में स्टार्ट हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चा ग्रामेटिकली फंक्शनल सेंटेंसेस को बोलना शुरू, मतलब प्रॉपर लैंग्वेज अपना प्रोनाउंस करना शुरू हो जाता है, मतलब प्रॉपर सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होता है वो अटर करना शुरू कर देता होता है। आगे हम स्टेजेस के मूव करते हैं। सबसे पहले हमारी क्विंग और बिबलिंग स्टेज आ जाती है। क्विंग में जैसे हमने बोला था दोस्तों कि इसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीवी पैटर्न बोलता है, यानी कि वर्ड्स जैसे वॉल या कॉन्सोनेंट वर्ड्स को प्रोनाउंस करना शुरू कर देता है, ठीक है, इस तरह से जो साउंड्स होती हैं वो बनाना शुरू से बिबलिंग या क्विंग साउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं बिबलिंग साउंड में। जैसे हमने देखा था कि वो बच्चा ब प ग इस तरह की साउंड्स बनाता है, ये हमारी होती है बिबलिंग वाली साउंड। नेजल साउंड में जैसे म न ये हमारी नेजल साउंड जो नो से निकलती थी, ठीक है। इस तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है। वन वर्ड स्टेज मैंने आपको जैसे बताया था, वन वर्ड स्टेज में जैसे पानी, ठीक है, कैट, कप, इस तरह से जो इजीली फ्लो के साथ वर्ड्स निकल आते हैं, जिसे कहते हैं ना वॉल साउंड्स होती हैं, वॉल लेट वर्ड्स होते हैं, इनको प्रोनाउंस करना, वॉल लेटर्स होते हैं, ये इजीली बच्चा प्रोनाउंस करना शुरू, जो स्टेज होती है इसकी हमने पढ़ी, जैसे 19-18 वाली मंथ होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं होलोफ्रेटिक होता है। होलोफ्रेटिक स्टेज ऐसी वाली स्टेज होती है जिसमें क्या होता है वर्ड जो बच्चा होता है वर्ड को एनालाइज करना शुरू कर देता है, वर्ड और सेंटेंसेस तक बोलना शुरू हो जाता है, यानी कि वर्ड सिर्फ एक फ्रेज की तरफ मूव करना है, जिसे कहते हैं दो से ज़्यादा वर्ड को प्रोनाउंस करना शुरू कर देता है और इसको अपनी सराउंडिंग में यूज़ भी करना शुरू करता है। टू वर्ड स्टेज जिसमें हमने जैसे पढ़ा था कि ये हमारा 18 to 20 वाले मंथ में स्टार्ट हो जाता है। और इसमें बच्चा क्या होता है 2 वर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर को प्रोनाउंस करना शुरू होता है। जैसे पानी, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, बेबी इज इन द चेयर, ठीक है, ये बेबी पुट बेबी इन चेयर, इस तरह से सेंटेंसेस बच्चा अटर करना शुरू हो जाता है। और टेलीग्राफिक स्टेज होती है जिसमें बच्चा जो होता है ना ट्रिपल वर्ड, जिसे कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर जो सेंटेंस होता है ना, सेमी सेंटेंस होता है जो उसको अटर करना शुरू हो जाता है, जैसे शू ऑल वेट, ठीक है, वह मतलब मल्टीपल वर्ड्स को जोड़ते हुए सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है बच्चा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग स्टेंस, इसमें समरी और डिस्कशन है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैंने ऊपर टेबल पढ़ाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन 2। दोस्तों इसमें एक्विजिशन का जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया था कि एक्विजिशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम नेचुरली अपनी लैंग्वेज को अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से एक्वायर करना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या प्रोसेस होता है, ये एक्विजिशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और उसके बाद देख लें डेवलपिंग मॉर्फोलॉजी, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे कहते हैं ना हम क्विंग साउंड पढ़ने उसके कहते हैं, वन वर्ड स्टेज आती है, फिर ट्रिपल ट्राइब वाली स्टेज आती है, मल्टीपल वर्ड वाली स्टेज आती है, और फाइनली फिर यही चीज़ें मिलके हमारी डेवलपिंग करती है मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी जैसे मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा वर्ड को प्रोनाउंस
करना शुरू करता है, वर्ड को डेवलप करना शुरू हो जाता है, ठीक है। वॉल्स और जैसे कहते हैं हम वॉल्स लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर्स को मिलाकर अपना वर्ड ग्रामेटिकली तौर पे वो उसको फॉर्म करता है और उसको अटर करने की उसकी स्टेज डेवलप हो जाती है मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर में। आगे हम देख लेते हैं डेवलपिंग सेंटेंस सिंटेक्स। सिंटेक्स किसकी स्टडी होती है? सेंटेंस इज द सिंटेक्स इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस। तो दोस्तों में इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें मोस्टली ये वो स्टेज होती है जिसमें बच्चा सेंटेंस अटर करना शुरू हो जाता है, ठीक है। सेंटेंस की प्रोनाउंसिएशन बच्चे को मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर को अरेंज करना आ जाता है और अपना सेंटेंस कन्वे करना आ जाता है, अपना मैसेज कन्वे करना लेकिन से आ जाती है डेवलपिंग सिंटेक्स। सिंटेक्स होता है दोस्तों, सिंटेक्स इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये वो स्टेज होती है जिसमें बच्चा सेंटेंस डेवलप करना शुरू हो जाता है। प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इनकी तीनों चीज़ों को मिलाकर एक प्रॉपर सेंटेंस डेवलप करता है और अटर करके अपना मैसेज होता है वो कम्युनिकेट करता होता है। नेक्स्ट स्टेज देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज फॉर्मिंग क्वेश्चन। और इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा क्वेश्चनिंग करना डेवलप कर लेता है, ठीक है। जैसे WH वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये डेवलप करना शुरू हो जाता है, या फिर हेल्पिंग वर्ब वाले इज वॉज वर, ठीक है, शेल विल, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो यूज़ करना शुरू होता है। और क्वेश्चन कुछ भी इंक्वायर करने के लिए क्वेश्चन स्टेटमेंट को पास करना शुरू कर देता है। और आगे देख लेते हैं, इसमें पास्ट भी टेंसेज हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्यूचर के टेंसेज होते हैं जो क्वेश्चन में होंगे। फॉर्मिंग नेगेटिव ये ऐसी स्टेज होती है दोस्तों जिसमें बच्चा नो, नॉट, डजंट, डिडंट, ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को डेवलप करना शुरू हो जाता है जिसमें निगेशन आ जाती है, ठीक है, मतलब चीज़ों का इनकार आ जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है, जिसमें नॉट, नो या फिर डजन या डिडन वाले वर्ड आ जाते हैं। आगे वाली स्टेज देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, बल्कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन लर्निंग। सेकंड लैंग्वेज जैसे दोस्तों देखो, जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट लैंग्वेज जो प्रोसेस होता है वो नेचुरली एक्वायर करने का तरीका होता है, अपनी सराउंडिंग से लैंग्वेज को एक्वायर करना। तो दोस्तों अगर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की हम बात करते हैं तो सेकंड लैंग्वेज जो होती है ना वो एक्विजिशन होती है या लर्निंग होती है। तो दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है ना वो सेकेंड लैंग्वेज होती है, जिसे कहते हैं 50% एक्विजिशन में आ जाती है, 50% लर्निंग में आ जाती है। लेकिन कुछ हम अनइंटेंशनली अपने सराउंडिंग से एक्वायर कर रहे होते हैं, कुछ हम कॉन्शियसली लर्न कर रहे होते हैं। अब देखते हैं सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। इसमें स्टेजेस हमारे पास दो आते हैं, लैंग्वेज एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इसे EFL कहते हैं, और दूसरा लैंग्वेज एज अ सेकंड लैंग्वेज, इनके इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज ESL भी कहते हैं इसे। एक्विजिशन एंड लर्निंग डिफरेंट सोर्स दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। द टर्म एक्विजिशन इज यूज्ड टू रेफर दैट ग्रेजुअली डेवलपमेंट द एबिलिटी इन अ लैंग्वेज बाय यूजिंग इट्स नेचुरली इन कम्युनिकेटिव सिचुएशन। कहते हैं इसमें हम कहते हैं एक्विजिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि इन्वायरमेंट में हम एक इन्वायरमेंट में रहते हुए हम एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने की, ठीक है। तब सबसे पहले तो एक्विजिशन के लिए रिक्वायर्ड होता है कि आपको वही लैंग्वेज के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए और उसमें आप अपना कम्युनिकेट भी करो, तो ये एक्विजिशन होगा। और जबकि जो लर्निंग होती है दोस्तों, लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप कॉन्शियसली, जिसे कहते हैं ना, एक प्रॉपर सिटिंग में बैठ के उसको लर्न करते हो, कॉन्शियस उसको एक्वायर कर रहे होते हो। एक्वायर नहीं होगा, इसमें लर्निंग होगी, ठीक है ना। कॉन्शियस एक्वायर कर रहे होते हो वो हमारी लर्निंग प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखें एक्विजिशन में बैरियर होते हैं, क्या बैरियर होते हैं हम देख लेते हैं एक्विजिशन के डिफरेंट बैरियर। सबसे पहले तो दोस्तों क्योंकि हम लैंग्वेज से जैसे फेमिलियर नहीं होते, ठीक है। एक्विजिशन में क्या होता है, हम लैंग्वेज के लिए कुछ बैरियर ये हैं कि सबसे पहले जिस लैंग्वेज को हम लर्न करना चाहते हैं उसके लिए हमें सिचुएशन रिक्वायर्ड होती है, और दूसरा में उस लैंग्वेज को तब तक एक्वायर नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले तो इन्वायरमेंट ज़रूरी है जिस लैंग्वेज में आपने कम्युनिकेट करना है, और दूसरा आपको उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। और सेकेंडली आपके सराउंडिंग में उसी लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों अगर ना होंगे तो तब भी आप सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर सकेंगे। तो 3 स्टेजेस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आप लोगों को इन्वायरमेंट चाहिए होता है, सेकेंडली आपको उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए सिचुएशन चाहिए होती है, और थर्डली आपके पास उस सराउंडिंग में वो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, लोग होने चाहिए जिनसे आप अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकें, और तभी ये चीज़ें हेल्प आउट करती हैं आपको लैंग्वेज लर्निंग करने में। और यही आपकी लैंग्वेज के बैरियर भी होते हैं जिसमें मे बी एक्विजिशन में हर्डल क्रिएट कर दें, ठीक है ना। इफेक्टिव फैक्टर क्या होते हैं, इफेक्टिव फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों जिसमें क्या कहते हैं कि हम लैंग्वेज को जो सेकेंड लैंग्वेज जो लर्निंग होती है ना उसमें हमारे डिफरेंट किस्म के जो बैरियर्स होते हैं, ठीक है। इसमें इफेक्टिव फैक्टर्स भी आ जाते हैं। जैसे देखो
तो दोस्तों ये फैक्टर्स होते हैं, इफेक्टिव फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी लैंग्वेज को एक्वायर करने में हर्डल क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं कि आपके पास जो टिपिकल आपकी जो टीन एज होती है ना, उसमें आप कॉन्शियसली लर्न कर लेते हो, लर्निंग करने के लिए तैयार होते हो, लेकिन जैसे ही आप इससे अडोलसेंस की तरफ बढ़ते हो डेफिनेटली आप अनविलिंग हो जाते हो और एम्बेरसमेंट फील करते हो। जैसे अगर हम सेकेंड लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम उस स्टेज पर पहुँच चुके होते हैं कि हम लैंग्वेज जैसे हम सेकेंड लैंग्वेज होती है इंग्लिश की बात करें, हम अंडरस्टैंड तो से कर रहे होते हैं, लेकिन उसको उसको हम जो प्रैक्टिकली अपने सराउंडिंग होती है उसमें यूज़ नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम हेजिटेट हो रहे होते हैं कहीं हम गलत ना बोल देंगे, हमसे कुछ ऐसा कुछ गलत किस्म का अटर ना हो जाए। तो जो अफेक्टिव फैक्टर्स होते हैं वो आपको जिसे कहते हैं ना अनविलिंगनेस आप में क्रिएट करते हैं, एम्बेरसमेंट क्रिएट करते हैं कि आप कहीं गलत ना प्रोनाउंस कर दें, तो ये फैक्टर भी आपकी लैंग्वेज की एक्विजिशन में हर्डल होते हैं। फोकस ऑन मेथड कहते हैं डिस्पाइट द बैरियर द नीड्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन अदर language had leads to the variety of the education approaches and method aimed at fostering second language। कहते हैं हमारे पास डिफरेंट मेथड भी है सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। सबसे पहले कहते हैं ग्रामर ट्रांजिशन मेथड होता है। ग्रामर ट्रांजिशन मेथड कहता है कि दोस्तों इसमें हम लोग ग्रामेटिकली रूल के साथ लैंग्वेज को सिखाते हैं, ठीक है ना। मतलब लोगों को सेकेंड लैंग्वेज को सिखाने के लिए हम ग्रामेटिकली रूल्स को याद करवाते हैं और वोकैबलरी को याद करवाते हैं ताकि बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर कर से लर्न कर सकें। और कहते हैं इट हैज़ बिन रूटेड इन द ट्रेडिशनल टीचिंग ऑफ द लैटिन एंड इट्स डिस्क्राइब एज द ग्रामर ट्रांजिशन मेथड। ग्रामर कहते हैं इसे लैटिन की लैंग्वेज को सीखने के लिए यूज़ किया जाता था, और इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ग्रामर ट्रांजिशन मेथड कहते हैं। और दूसरा ऑडियो लिंगुअल मेथड। दोस्तों ऑडियो लिंगुअल मेथड एक ऐसा मेथड होता है, ये बहुत ही एक डिफरेंट अप्रोच थी, और इसको कैसे कहते हैं कि लैंग्वेज को ऑडियो कहते हैं जिस चीज़ को सुना जा सके, ठीक है। और इसमें हम फर्स्ट लैंग्वेज के जरिए सेकेंड लैंग्वेज को सिखाया जाता था, फर्स्ट लैंग्वेज को यूज़ करते हुए सेकेंड लैंग्वेज को सिखाया जाता, और ऑडियो के ज़रिए सिखाया जाता है, मतलब उनको साउंड से कम सुनाई जाती थी और उनकी ड्रिल करवाई जाती थी, प्रैक्टिसेस करवाई जाती थी। और लैंग्वेज जो होती है ना दोस्तों, आपकी अपनी लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप सेकेंड लैंग्वेज याद कर, जैसे हम कहते हैं ना ए फॉर एप्पल, ठीक है ना, सेब मीन एप्पल, ठीक है ना। मतलब इस तरह से जो होती है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ करते हुए सेकेंड लैंग्वेज को आपको लर्न करवा देते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच ऐसी होती है दोस्तों, इसमें हम कम्युनिकेशन के जरिए क्या करते हैं, एक्सपीरियंस कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं। इसमें primarily okay, partially a reaction against the artificiality of the pattern practice. It is against the believe that consciously learning the grammar rule of a language will necessarily result in the ability to use the language। कहते हैं कि अगर हम कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं, जिसे कहते हैं हम ग्रामेटिकल हमारे रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन चीज़ों को अगर हम लर्न करेंगे तो डेफिनेटली हम उसकी एबिलिटी उसके रिजल्ट क्या होंगे कि हमें एबिलिटी पैदा हो जाएगी जब हम उसके ग्रामेटिकली रूल से, उसके वोकैबलरी से, उनकी वोकैबलरी से, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर से फेमिलियर हो जाएंगे, तो हम डेफिनेटली उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकेंगे। कम्युनिकेटिव अप्रोच वालों का ये मेथड है कि हम इस तरीके से सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते, फोकस ऑन लर्नर। और ये ऐसी अप्रोच है जिसे कहते हैं कि लर्नर पे फोकस करके, मतलब उसको जिसे कहते हैं कि अगर वो मिस्टेक करता है, एरर करता है तो डेफिनेटली वो उससे भी सीखेगा, और हमारा जिसे कहते हैं सेकेंड लैंग्वेज उसमें एक्विजिशन हो सकती है। सेकेंड एरर करेगा तो डेफिनेटली वो उनसे एक्वायर करेगा, फर्स्ट टाइम करेगा, सेकेंड टाइम करेगा, थर्ड टाइम करेगा, डेफिनेटली उसमें एक्विजिशन का प्रोसेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और ट्रांसफ़र क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस में क्या होता है दूसरों की आपकी फर्स्ट लैंग्वेज से जब आप सेकेंड लैंग्वेज की तरफ मूव करते हो डेफिनेटली, तो कहते हैं आपकी फर्स्ट लैंग्वेज से सेकेंड लैंग्वेज पे, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज पे सेकेंड लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस होना शुरू होता है, और जिससे आप में एक्विजिशन पैदा होना शुरू होती है लैंग्वेज की। और पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र जिसे कहते हैं आप फर्स्ट लैंग्वेज को लेते हुए सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हो, और जिसे कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज की बेस पर सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारी होते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र। नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या होता है, जिसे कहते हैं आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को सप्रेस करते हुए सेकंड लैंग्वेज की तरफ मूव कर दें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका नेगेटिव ट्रांसफ़र होगा। इंटर लैंग्वेज कहते हैं लैंग्वेज प्रोड्यूस बाय सेकंड लैंग्वेज टू लर्नर कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ एरर दैट सीम्स टू बी हैव नो कनेक्शन टू द फॉर्म ऑफ एथिक्स। कहते हैं इंटर लैंग्वेज कहते हैं एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम सेकंड लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उसमें कहते हैं हम डिफरेंट किस्म की एरर भी बना रहे
होते हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं वो इधर वो फर्स्ट लैंग्वेज हो सकती है, माइट भी वो सेकेंड लैंग्वेज हो सकती है। तो ये हमारा इंटर लैंग्वेज म्यूजिक है। इसमें हम मेन जो होता है ना हमारा कि हम एरर्स बना रहे होते हैं लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट, जो हम हमारी सेकेंड लैंग्वेज होगी उसको यूज़ करते हुए हम एरर बना रहे हैं। और मोटिवेशन सिंपल वही है कि आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए डेफिनेटली मोटिवेशन आपको इंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली ये मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन में। दूसरा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी, कम्युनिटी कॉम्पिटेंसी कैन बी डिफाइंड एज द जनरल एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज एक्यूरेटली, अप्रोप्रिएट एंड फ्लेक्सिबली। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी जिसे कहते हैं कि आपको जिसे कहते हैं एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट दे दिया जाए, डेफिनेटली उसमें आप एबिलिटी हासिल कर लेंगे लैंग्वेज को एक्यूरेटली यूज़ करने की, उसको समझने की, उसे बोलने की, और एक्यूरेटली उसको और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसको यूज़ करने की और उसमें कम्युनिकेट करने की आप में अल्टीमेटली एबिलिटी पैदा हो जाएगी। आगे देख लेते हैं हम दोस्तों चैप्टर नंबर 42 की तरफ चलते हैं। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक द फील्ड of the investigation of the features of the older language and the way in which the language develop into modern language। कहते हैं इसको डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक भी कहते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि लैंग्वेज के फीचर्स को स्टडी करते हैं कि किस तरह लैंग्वेज एक ओल्ड लैंग्वेज से मॉडर्न लैंग्वेज की तरह डेवलप हुई है। तो इसके फीचर्स को जो स्टडी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है ना, कि लैंग्वेज किस तरह से ओल्ड से मॉडर्न फॉर्म में कन्वर्ट हुई, तो इसको हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कहते हैं हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक कहते हैं। इसमें प्रिंसिपल क्या होते हैं ये देख लें। डिस्क्राइब एन अकाउंट फॉर द ऑब्जर्व्ड चेंजेस इन पर्टिकुलर। कहते हैं सबसे पहले तो चेंजेस देखे जाते हैं क्या क्या करूँ है एक पीरियड से दौरान, ठीक है ना, एक पीरियड के दौरान, यानी कि 2000 जैसे 2021 से 2022 तक, 24 तक, 25 तक क्या लैंग्वेजेस में चेंजेस आए हैं। तो ये हमारी क्या होता है पर्टिकुलर चेंजेस को देखेंगे। दूसरा क्या हम करेंगे, डिटर्मिन करेंगे देयर इज रिलेटेडनेस ग्रुपिंग देम इनटू लैंग्वेज फैमिलीज। और कहते हैं इससे हम देखेंगे कि कोई भी ऐसे जो भी नई वोकैबुलरी या फिर कोई भी नए वर्ड डेवलप किए गए हैं तो उनको कहते हैं ग्रुपिंग करना शुरू करते हैं, या उनको रिलेट करना शुरू करते हैं कि पहले हिस्ट्री में ये रिलेट एग्जिस्ट करते थे, फिर इसी वर्ड से रेलिवेंट और वर्ड जिसे कहते हैं ड्राइव किए गए या बनाए गए, फिर डेवलप किए जाते हैं जनरल थियरीज अबाउट हाउ एंड वाई लैंग्वेज चेंज। और कहते हैं इससे फिर रेलिवेंट थियरीज बनाई जाती हैं कि कैसे लैंग्वेज क्यों और कैसे लैंग्वेज चेंज टू डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द स्पीच कम्युनिटी। और जो डिफरेंट हमारी कम्युनिटीज़ होती हैं फिर उनकी हिस्ट्री बताई जाती है कि पहले यहाँ पे लैंग्वेज ऐसे थी, फिर इस तरह से डेवलप हुई, फिर इस तरह से डेवलप हुई। टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड इटमोलॉजी। कहते हैं हम ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है दोस्तों, किसी वर्ड की हिस्ट्री को जानना कि ये वर्ड कहाँ से निकला है, कैसे निकला है, इसका मतलब क्या है, उसको तोड़ कर कि उसका मेन ओरिजिन फाइंड आउट करना, इसे इटमोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ द वर्ड, द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड इटमोलॉजी। द फैमिली ट्री मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसे जॉन्स ने 1968 में जिसे कहते हैं इंट्रोड्यूस करवाया था। ऑब्जर्वेशन बहुत संस्कृत, ठीक है, संस्कृत एक लैंग्वेज है, कहते हैं इसको फॉलो करते हुए उन्होंने फैमिली ट्री को मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये जॉन ने 1986 में करवाया था। आप इसको जरूर देखिएगा, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं हम लोग ग्रीम्स लॉ का अकॉर्डिंग कैसे कहते हैं, ग्रीम्स लॉ गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिस्टमैटिक कोरिस्पोंडेंट होल्ड्स बिटवीन द कॉन्सोनेंट्स ऑफ Germanic language on the one hand and of the other Indo-European on the other। कहते हैं मतलब जो कहते हैं ग्रामिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारी जो लैंग्वेज है डेफिनेटली उसका रिलेशन है किसके साथ है, जर्मनिक लैंग्वेज के साथ है। और इसके अलावा कहते हैं इसके अलावा इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है इनके साथ मिलकर हमारी लैंग्वेज, जैसे कहते हैं ना हम जब किसी भी वर्ड का एटिमोलॉजी पढ़ते तो कहते हैं ये लैटिन से ग्रीक से ड्रिवन है। तो बेसिकली ये जो मेन इनका ओरिजिन है वो लैंग्वेज और ग्रीक और लैटिन और ग्रीक जो वर्ड हैं ये फिर जर्मन एक वर्ड है, इनसे इनका मेन ओरिजिन हुआ वर्ड्स का। कहते हैं ग्रीम्स लॉ दीज डिफरेंस वर ओरिजिनली ऑब्जर्व बाय दानिश स्कॉलर। ठीक है, इस स्कॉलर का नाम देख लीजिएगा दोस्तों, इसने ये ऑब्जर्व किया था कि ये वर्ड्स मेन जो होते हैं इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है, जर्मनिक लैटिन वर्ड से हुआ है। आगे देख लेते हैं द कंपैरेटिव मेथड द स्टैंडर्ड वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग द जेनेटिक रिलेटेडनेस ऑफ द लैंग्वेज इज बाय द मीन ऑफ कम्युनिकेटिव मेथड डेवलप इन
डेवलप इन अर्लियर पीरियड ऑफ द हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक। अब इसमें क्या कहते हैं कि हम लैंग्वेज की रिलेटेडनेस से कहते हैं कि हिस्ट्री एक प्रॉपर टाइम पीरियड से लेके अब तक मॉडर्न एरा तक जो कहते हैं हम लोग जो लैंग्वेज डेवलप हुई है कहते हैं उसका कंपैरेटिव मेथड डेवलप किया जो था ना वो कब हुआ था 1922 से 80 से 80-70 में ये डेवलप हुआ था, जिसमें लैंग्वेज में जो भी रिलेटेबलनेस आई थी या फिर जो भी चेंजेस आए थे उसको एक क्रॉनिकल ऑर्डर में फॉलो करना, उसको चेंजेस को देखना कंपैरेटिव मेथड का स्टडी कहलाता था। तो दोस्तों ये जो स्कूल मॉडल था, ये जो वेव मॉडल था, ये 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ था और इसको एक्सेप्टेंस मिल गई थी 20th सेंचुरी में। और कहते हैं इसको जो प्रेजेंट किया था वो जॉनस स्कीमिड ने किया था। और दोस्तों इसके बाद एक और नया मॉडल आया था, वो लैंग्वेज चेंजेस का था। इसमें क्या था कि हम देखते थे कि किस तरह के क्रॉनिकली लेकिन लैंग्वेज एक पीरियड के दौरान डेवलप होकर किस तरह से मॉडर्न में हम उसका न्यू वर्जन हासिल कर पाए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई हैं कि कैसे एक लैंग्वेज एक टाइम पीरियड पे एक वर्ड को कैसे यूज़ किया जाता है, और अब जो उसका मॉडर्न वर्जन जो वर्ड का हम रखते हैं वो कैसे चेंज हुआ, उसमें क्या चेंज है, कुछ वर्ड साइलेंट किए गए, कुछ एक्सक्लूड किए गए, कुछ इंक्लूड किए गए। जैसे यहाँ पे हॉट वर्ड देखने हो और अब इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, LOUD लॉर्ड, ठीक है। इस तरह से नीचे वाला हॉवर्ड हॉल ऑफ द वर्ड है, इसे लॉर्ड LOARD लॉर्ड। किस तरह से टाइम पीरियड के दौरान लैंग्वेज वर्ड्स में चेंजेस आए, जैसे हॉर्स, ठीक है, ब्राइड, बर्ड्स, ठीक है, ये वाले वर्ड्स वाला वर्ड है। जैसे देखिए इस तरह से किस तरह से एक टाइम पीरियड के दौरान चेंज था, इसे ओल्ड इंग्लिश कहा गया। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी इस तरह से वेरिएशन था। तो ये हमारा एक प्रॉपर डेवलप एक स्ट्रक्चर के दरमियान किस तरह से क्रोनोलॉजिकली हिस्टोरिकली डेवलप होते हुए लैंग्वेज अपनी मॉडर्न जो फॉर्म पाई वो आज हम रीड आउट कर रहे होते हैं। और इसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। दोस्तों कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक कहते हैं एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम देखते हैं कि कंप्यूटर कुड यूज़ लैंग्वेज लाइक ह्यूमन। कहते हैं कि जो हमारे पास ये कहते हैं एक तो सबसे पहले कहते हैं कि साइंटिफिक फिक्शन है, फिनोमेना है, जिसमें कहते हैं कंप्यूटर कुड बी यूज़, हम कंप्यूटर को कहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर कुड बी यूज़ लैंग्वेज लाइक ह्यूमन। कहते हैं कि जो कंप्यूटर है ना वो भी इंसान की तरह लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है। जो एबिलिटी इंसान के पास है इस तरह से कंप्यूटर के पास भी एबिलिटी है लैंग्वेज को यूज़ करने की। तो कहते हैं इसको हम कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक कहते हैं। जैसे हम मेटा AI यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने डिफरेंट किस्म की ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं अपने रिस्पॉन्स के लिए। तो ये जो स्टडी होती है ये हमारी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक कहलाती है। लेकिन दोस्तों इसका एक फ्लॉ होता है कि जैसे कंप्यूटेशन जैसे ये इसके पास डेटा होता है, ठीक है, इसके पास इंटेलिजेंस ही नहीं होती कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक में। कोई भी जो आपके पास कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें, कोई भी आप डिवाइस यूज़ करें, तो डेफिनेटली उसके पास इंटेलिजेंस ही नहीं है, उसके पास डेटा है, जो उसमें डेटा फीड किया हुआ है वही वो आपको उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड देगा। तो ये इतना हाईली जिसे कहते हैं अभी डेवलपिंग स्टेजेस में हम इसको अब इस तरह से कंसीडर नहीं कर सकते। आगे देखते थे प्रोसेस द मेथड ऑफ CL, ठीक है, जिसे कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं। प्रोसेस एंड मेथड, इसमें प्रोसेस और मेथड कौन कौन से यूज़ किए जा रहे हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं MT सेंट्रल इशूड वर्ड, ठीक है, लेक्सिकल एंड सेंटेंस कंटेंट का इशू कहते हैं, लेक्सिकल स्ट्रक्चर का और कंटेंट का भी इशू, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब लैंग्वेजेस। और कहते हैं इनके पास सब लैंग्वेजेस की भी कहते हैं करेक्टराइजेशन हो सकती है। उसके बाद ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर, कहते हैं जैसे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है तो डेफिनेटली उसमें मीनिंग चेंज हो सकता है। इस तरह से डिफरेंट किस्म की भी कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक में प्रॉब्लम फेस कर। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं कि कंप्यूटेशन मॉर्फोलॉजी डील विद द प्रोसेसिंग ऑफ द वर्ड एंड वर्ड फॉर्म। कहते हैं कि कंप्यूटेशनल मॉर्फोलॉजी क्या करती है, वो प्रोसेस करती है वर्ड को और वर्ड फॉर्म को। जैसे हम कुछ भी एंटर करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है ना, कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी गलत लेटर भी हम लोग ऐड करते हैं, तो डेफिनेटली कंप्यूटेशनल जो हमारा कंप्यूटर होता है वो उसके अकॉर्डिंग हमें सर्च करके बता रहा होता है कि मे बी आप इस चीज़ के लिए सर्च कर रहे हो, तो ये डेफिनेटली उसके अंदर फीड डेटा होता है, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करते हुए आपको रिटर्न या फिर वो रिटर्न टेक्स्ट दे रहा होता है, या आप स्पोकन कुछ भी बोलते हो तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको जिसे कहते हैं प्रोसेस करके तो आपको वर्ड का रिटर्न या फिर स्पोकन फॉर्म दे देता होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ठीक है। टोकनाइजेशन कहते हैं यूजुअली द फर्स्ट स्टेप इन मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस दैट आइडेंटिफाई द सेपरेट वर्ड। टोकनाइजेशन में कहते
होता है डेफिनेटली दोस्तों, हम कोई भी इनपुट देते होते हैं अपनी डिवाइस को, तो डेफिनेटली हम एक फ्लो में नहीं बोल रहे होते, हम लोग एक एक वर्ड को सेपरेटली या तो टाइप कर होते हैं, या फिर जब हम उसका माइक यूज़ करते बोल रहे होते हैं, तो हम लोगों ने क्या करते हैं, टोकनाइजेशन कहते हैं। टोकनाइजेशन तो वर्ड को सेपरेट सेपरेट वर्ड्स में ब्रेक करके फिर अपना मैसेज उस तक कन्वे कर रहे थे, फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिस्पॉन्स कर रहे थे। यूज़ ऑफ द सिंगल स्टैम्प एल्गोरिथम, यूज़ ऑफ सिंपल स्टेपिंग एल्गोरिथम। बट डेफिनेटली इसमें कोई भी सिस्टम फॉर्म करना होता है हम लोगों ने किसी भी डिवाइस को, तो डेफिनेटली उसमें एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिवाइस रिस्पॉन्ड कर रही होती है। तो कहते हैं हमें सिंपल जो स्टेमिंग वाला होता है ना एल्गोरिथम, वो यूज़ करना चाहिए कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक में। मतलब ये नहीं कि हम लोग बिल्कुल इसको टोकनाइजेशन कर दें कि सेपरेट सेपरेट लेटर्स में तोड़ के फिर हम उसको कन्वे करें। आगे देते हैं सिंथेटिक प्रोसेस में कंप्यूटेशन कहते हैं करेक्टराइज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। कहते हैं उसको करेक्टराइज कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप कोई क्वेश्चन भी पूछेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो सेंटेंस का, अगर आपने स्टेटमेंट दी है, असर्टिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है आपकी, क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो डेफिनेटली वो उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करेगा और उसको वो आपको उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करके आपको उसके जो उसका रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आपको देगा। आगे पार्सिंग होते कहते हैं देयर इज अनदर क्वेश्चन, हाउ वी कैन गेट कंप्यूटर टू एनालाइज द सिंथेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस लाइक द फॉलोइंग। कैन आई कैन फिश। अब जैसे देखो डेफिनेटली जो आपकी डिवाइस है, डेफिनेटली वो आपको फीलिंग्स को, आपकी इमोशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। तो ये कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक का ये भी एक फ्लॉ है। आगे सेमेंटिक प्रोसेस जैसे कहते हैं ना, हम लोग एक वर्ड में एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक वर्ड है पीके मूवी का जो वर्ड था, अच्छा आपको याद होगा कि जब पीके अरेस्ट हो जाता है तो वो जेल में एक वर्ड को बोलते हैं, वो अच्छा वर्ड को कहते हैं हम किस तरह से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वर्ड अच्छा को यूज़ करते हैं, अपना मीनिंग कन्वे करते हैं। डेफिनेटली जब आप कंप्यूटर को अपना वो उस तरह से वर्ड अपना कन्वे करोगे तो डेफिनेटली उसको कॉन्टेक्स्ट से उसके अकॉर्डिंग वो इंटरप्रेट नहीं कर पाएगी और आपको आपका रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स आपके कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग नहीं दे पाएगी। तो ये भी एक इसका फ्लॉड जिसे कहते हैं ना कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक का एक ड्रॉबैक है। आगे देखते हैं वर्ड सेंस एम्बिग्विटर। इसी तरह से होता है वर्ड सेंस की उससे एम्बिग्विटी हो सकती है। मतलब आप वर्ड कुछ कहना चाह रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो उल्टा रिस्पॉन्ड, जैसे हम कहते हैं ना, हम लोग अक्सर ऐसा हम लोग जो उसको ऐसा इनपुट दे रहे होते हैं लेकिन वो हमें आउटपुट गलत दे रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वो एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती होती है। एप्लीकेशन ऑफ CL एप्लीकेशन कहाँ पे की जाती है, मल्टीपल लिंग्विस्टिक वर्ड प्रोसेसिंग में की जाती है, स्पेलिंग करेक्शन में, ग्रामेटिकल करेक्शन में, इनके लिए बेस्ट है CL। आगे देख लेते हैं लेक्सिकोग्राफी क्या होती है, कहते हैं दिस टाइप ऑफ डिक्शनरी इज यूज इन डिफरेंट टाइप नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। डेफिनेशन इसमें ऐड नहीं कहते। आ प्रोटोटाइप डिक्शनरी, a prototype have dictionary have the different static or dynamic product with an internal structure that establishes link between the various component is usually alphabetically structured. A dictionary provide many useful things, ठीक है। आप प्रोटोटाइपिकल डिक्शनरी कहते हैं, जो हमारे पास डिक्शनरी थी उसमें मोस्टली हम क्या पढ़ते हैं, हम वर्ड का मीनिंग, वर्ड की फॉर्म, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, उसकी एटिमोलॉजी, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें एक डिक्शनरी में पढ़ते हैं और हमें एक वर्ड का ओरिजिन, एटिमोलॉजी सारी समझ आ जाती है। सोर्स मटेरियल फॉर डिक्शनरी सोर्स मटेरियल क्या होता है, कहते हैं यूज़ ऑफ द मटेरियल अवेलेबल। उसमें हमें वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वर्ड कहाँ से लिया गया है, कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, किस लैंग्वेज से गया है, वर्ड का ओरिजिन, वर्ड की एब्रीविएशन, वर्ड के जो एक्रोनिम, लोन वर्ड, सारी कंपाउंडिंग का सारा उसके मतलब बारे में बताया जाता है। वर्ब, एडजेक्टिव है, क्लासेस वर्ड की बताई जाती है। यूज़र ऑफ द डिक्शनरी, डेफिनेटली जो यूज़र होगा वो लैंग्वेज से फेमिलियर होगा भी और माइट भी, अगर वो अपनी लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं तो डेफिनेटली वो भी डिक्शनरी को यूज़ करते हुए वर्ड की एटिमोलॉजी को देखेगा, उसकी स्पेलिंग चेक करेगा, उसको ग्रामेटिकली यूजेज चेक करेगा कि कैसे और कहाँ पे इसको यूज़ करना है। आगे देखते हैं कोर ओपरा फॉर लेक्सिकोलॉजी, कहते हैं डिक्शनरी डिस्क्राइब द वोकैबुलरी ऑफ अ लैंग्वेज आर कोहेरेंट सेट अप सबसेट ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कहते हैं कोऑपरा फॉर लेक्सिग्राफी कहते हैं डिक्शनरी आपको सजेस्ट करती है कि वोकैबुलरी वर्ड है उसको कब और कहाँ पे और कैसे यूज़ करना है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में वो कहाँ पे फिट होगा और कैसे फिट होगा, जिसके बारे में देखते हुए आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। आगे देख लेते हैं डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी डिज़ाइन। इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी डिज़ाइन वो होती हैं जो हमारे ऐप की फॉर्म में डिक्शनरी जो हमारे मोबाइल फ़ोन में एलोकेट करी होती हैं, वो हमारी किस में आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी
डिक्शनरी डिज़ाइन में आ जाती हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं यूजिंग कॉर्पस एंड द कंप्लीशन ऑफ डिक्शनरी। इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं, इसमें भी हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हम अपनी जो लिंग्विस्टिकली जो चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं वो हमारी कॉर्पस में आ देंगी। सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को कोई भी ऐप को यूज़ करते हुए हम किसी टेक्नोलॉजी की यूज़ करते हैं जो इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे होते हैं, वर्ड की हो सकती है, मीनिंग की होती है, कॉन्टेक्स्ट होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की हो सकती है, तो ये हमारी उसमें आ जाएगी, कॉर्पस में आ जाएगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चल देते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ द रिसर्च, लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ द रिसर्च इन लिंग्विस्टिक। लेटेस्ट कहते हैं अभी जो रीसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं लिंग्विस्टिक्स में, वो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक है, डेफिनेटली वो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक है। आगे देखिए व्हाट इज द लिंग्विस्टिक रिसर्च। लिंग्विस्टिक रिसर्च को देखते हैं, लिंग्विस्टिक रिसर्च आर रिसर्च इन लिंग्विस्टिक। आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, लिंग्विस्टिक रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च इन लिंग्विस्टिक। तो डेफिनेट जो सूटेबल वर्ड है वो रिसर्च इन लिंग्विस्टिक्स ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये अभी वेरिएशन के प्रोसेस में है, डेवलप हो रही है, क्योंकि हम लिंग्विस्टिक को ही रिसर्च करें। लिंग्विस्टिक रिसर्च नहीं है बल्कि रिसर्च इन लिंग्विस्टिक हो रही है। ये बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। कहते हैं द फील्ड वॉज स्टडी वॉज इंट्रोड्यूस बाय रेगुलर डिसिप्लिन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ द यूरोप एंड लेटर 1916। कहते हैं 1960 में इसे यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाया था लिंग्विस्टिक की स्टडी को, और फर्दर कैसे डेवलप होता हुआ ये आगे इसको चॉम्स्की ने इसको फर्दर डेवलप किया, फिर इसके बाद हेलीडे में, फिर इस तरह हेलीडे ने किया, इस तरह से डिफरेंट करते हुए ट्रेंड सेट करते हुए कहाँ हम कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक पर पहुंचे। आगे देख लेते हैं रिसर्च ट्रेंड इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अप्लाइड लिंग्विस्टिक में कौन कौन से ट्रेंड फॉलो किए जा रहे हैं, जैसे हम देखते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक। ठीक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक में क्या कहते हैं, हम लैंग्वेज और ब्रेन का रिलेशनशिप चेक करते हैं कि किस तरह से ब्रेन हेल्प आउट करता है हमें एक लैंग्वेज को अरेंज करने में, और उसको हम समझने में, और उसको प्रोड्यूस करने में, और एक लैंग्वेज एक्वायर करने में। आगे फॉरेंसिक, ये भी बहुत लेटेस्ट ट्रेंड आया हुआ है। ठीक है, जिसे कहते हैं लिंग्विस्टिक की स्टडी में, इसमें कहते हैं एप्लीकेशन हम चेक करते हैं लिंग्विस्टिक नॉलेज के मेथड की इनसाइट टू द फॉरेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉ, लैंग्वेज, क्राइम इन्वेस्टिगेशन। कहते हैं कि हम इसमें लैंग्वेज को इन्वॉल्व करते हैं किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन में, कि किस तरह से क्राइम को कमिट किया गया, किस कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को यूज़ किया गया। ठीक है, मेथड, इनसाइट्स, इन सब चीज़ों को देखते हुए फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक को यूज़ करते हैं। आगे देख लेते हैं करंट एंड ट्रेंड इन लिंग्विस्टिक रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजीज में हम डिफरेंट किस्म की, जैसे कहते हैं रिसर्च ट्रेंड इन लिंग्विस्टिक इन चाइना। दोस्तों ये आपने किसी से रैंडमली इसको मैं बता देते हैं, हमको इस मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए कहते हैं यूज़ ऑफ द स्टैटिस्टिकल फॉर डाटा एनालिसिस एंड अप्लाई लिंग्विस्टिक। कहते हैं हम स्टैटिस्टिकली डाटा को यूज़ करते हुए, स्टैटिस्टिकली जिसे कहते हैं नंबर्स के लिहाज से कॉलम से, कहते हैं हम अपने बार ग्राफ बनाकर इस तरह से स्टैटिस्टिकली हम डेटा को एनालिस करके अप्लाई लिंग्विस्टिक में यूज़ कर रहे हैं। दूसरा कहते हैं हम लोग कह रहे हैं कि रिसर्च ट्रेंड्स इन लिंग्विस्टिक इन चाइना। रिसर्च ट्रेंड डेफिनेटली कैसे चाइना में चल रहे हैं, तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द फाइंड अटर डोमिनेंस विद द gradual decrease of the non-empirical studies marked as trends in the field of the applied linguistics in China। कहते हैं इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, डोमिनेंस जो होता जा रहा है। कहते हैं चाइना में फाइंडिंग के अकॉर्डिंग ये पता लग रहा है कि अब इसके ऊपर थोड़ा सा जैसे एम्पिरिकल जो स्टडी है ना वो डिक्रीज होती जा रही, कम से कम होती जा रही, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली ये फील्ड ही ऐसी है कि इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस जो कभी स्टॉप नहीं होता है, इसमें वेरिएशन आते रहते हैं, तो डेफिनेटली इसके ऊपर काम कंटिन्यू रहेगा। इसके ऊपर जो एम्पिरिकल स्टडीज़ है वो हमेशा से होती रहेंगी और होती रहेंगी। आगे देख लेते हैं रिसर्च ट्रेंड इन लिंग्विस्टिक इन जापान में भी डेफिनेटली इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। कहते हैं आर्टिकल इज डिवाइडेड टू 4 पार्ट। कहते हैं आर्टिकल को हमने जापान ने लूजी कहते हैं स्टडी रिसर्च ट्रेंड इन जापान लिंग्विस्टिक। लूजी कहते हैं एक शख्स है, ठीक है, इसने क्या कहते हैं अपनी एक आर्टिकल लिखा जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें उसने किस तरह से उसने लैंग्वेज को स्टडी करते हुए उसकी डेवलपमेंट, उसके यूज़ और आगे फर्दर उसको किस तरह से हम जिसे कहते हैं अपनी लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं, और उसके जिस तरह से हम इसे मॉडर्न फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रेंड्स ऑफ द लिंग्विस्टिक इन इंडिया, डेफिनेटली इंडिया में भी लिंग्विस्टिक्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि क्या क्या नई वेरिएशन और अप्रोचेस लाई जा रही हैं इंडिया में भी।
आगे हम देख लेते हैं रीसेंट प्रोग्रेस इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अप्लाइड लिंग्विस्टिक पे दोस्तों बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इसमें, कॉग्निटिव, फॉरेंसिक, इसके अलावा हम जैसे देख रहे हैं फॉरेंसिक के अलावा कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, इस तरह की फील्ड में डिफरेंट में काम हो रहा है ताकि लैंग्वेज को मज़ीद जिसे कहते हैं इनरिच किया जा सके और इंसान की लैंग्वेज को, अप्लाइड लिंग्विस्टिक को यूज़ करते हुए मोर सोशलाइज किस्म का प्रोसेस और एक कंस्ट्रक्टिव किस्म की वो इन्वायरमेंट डेवलप किया जाए और थ्योरी डेवलप की जाए तो लैंग्वेज को हेल्प आउट करें, लैंग्वेज को मोर इनरिच करने में और इसको अच्छे तरीके से एक जैसे कहते हैं सेकंड लैंग्वेज से फर्स्ट लैंग्वेज से सेकंड लैंग्वेज में एक्विजिशन और लर्निंग के प्रोसेस को ईजी बनाया जा सके। तो दोस्तों गुड लक फॉर योर मिड टर्म, गुड लक फॉर योर फाइनल टर्म। अल्लाह हाफिज़।